हरीश खरे प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार होते थे, उनसे बात कही, हरीश खरे ने प्रधानमंत्री से कहा और तब प्रधानमंत्री ने आपसे वो सुसाइड वाली बात कही, जरा वो प्रसंग बताएं। अगले दिन पीएम साहब का फोन आ गया, पैनिक, कुरैशी साहब मैं आपसे फौरन मिलना चाहता हूँ। दरवाजे पे खड़े वेट कर रहे थे, जैसे ही वहाँ बैठते ही उन्होंने कहा 2010 बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले आपको आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का काउंटिंग से एक रात पहले फोन आता है। क्या कहा लालू यादव ने आपसे? कुरैशी साहब कल काउंटिंग है सुबह और मेरी एक रिक्वेस्ट है डिफेंस में, होम में और पीएमओ में यदि किसी मुसलमान को लगाया जाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है। तकलीफ तो आपने भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काफी लोगों को दी और ठीक दी। किसने आपको ये निर्देश दिया था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को गुड़गांव में जमीन दे दी जाए? फिर से कई अपोजिशन की पार्टीज ने ईवीएम पर सवालिया निशान उठाए हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो काम नेहरू और गांधी 30 साल में नहीं कर सके वो मैंने 2 महीने में करके दिखा दिया। मैं यूपी से आता हूँ रही से कि साहब आर्म्स लाइसेंस बनवा दो, हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा कल्चर है, जरा उनके बारे में बताइए। सुनील दत्त बहुत ही नेक आदमी थे, तो हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उनका लाइसेंस बना के उनके हाथ में दे दिया। भला कौन ऑफिसर पीएमओ की पोस्टिंग से इनकार करेगा? क्यों मना कर दिया आपने? पीएमओ की जॉब मेरे राय में एक पिंजरे से कम नहीं है। जिस किस्से ने मुझे बड़ा हिला दिया वो है हितेश का किस्सा। आपसे मिलने आने वाले थे और मगरमच्छ उनको खा गया। वो मोदी जी के बहुत करीब थे और वो मेरे साथ काम किया उन्होंने 2-4 महीने इलेक्शन पे। पहले मुझसे सीक्रेट रखा और इल्जाम लगा कि सीआईए एजेंट है। हाँ, वो है। आपको सुनना पड़ा। हाँ। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया आपने? राजीव थे, नरसिम्हा राव जी के जमाने में राव के साथ। वीपी सिंह चंद्रशेखर के टाइम में वापस चले गए थे आप? चंद्रशेखर के टाइम में मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का एक शेर है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। आज के पुस्तकालय में हमारे जो मेहमान हैं उनका पहला और सबसे शानदार परिचय तो यही है कि वो शहर दिल्ली के, उनका खानदान पिछले 500 साल से बाशिंदा है। ऐसी मोहब्बत इस ज़मीन से। फिर और भी कई परिचय हैं। सबसे मज़ेदार परिचय ये है कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को जॉब ऑफर दे सकता है, तब जबकि वो राष्ट्रपति हैं, अभी पूर्व नहीं लगा है उनके नाम के आगे। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका जब खुद परिचय करवाया जाता है, तो कन्हैया लाल पोसवाल के नाम से एक मंत्री हुए हरियाणा के, वो परिचय करवाते हुए कहते हैं कि ये आईएएस है लेकिन पढ़ा लिखा है। सीखने की ललक ऐसी कि जब एक माली बहुत विनयता के स्वर में कहता है ना कि साहब आप मेरे 38वें या शायद 28वें एसडीएम हैं, तब इन्हें समझ में आता है कि जो मैं तुर्शी से इसको, इस बुजुर्ग माली को आदेश दे रहा हूँ वो कितना गैर ज़रूरी है। कहानी इतनी दिलचस्प कि जब चंद्रबाबू नायडू मिलने आते हैं कि साहब ईवीएम में सब कुछ ठीक नहीं है और वो एक सुझाव देते हैं वीवीपैट का, तो उस सुझाव को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उस चैप्टर में आखिरी में ये लाइन लिखते हैं कि सत्ता पक्ष रेगुलेशन से चले और विपक्ष रीएश्योरेंस से चले, ताकि इंस्टीट्यूशंस में उनका अकीदा, उनका यकीन बना रहे। यही सलाह ये देते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी, हालांकि वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं और उसका खामियाजा भुगतती हैं। आज के हमारे मेहमान हिंदुस्तान के मशहूर बेस गिटारिस्ट हैं। ऐसा परिचय वो चाहते थे, लेकिन एक रोज़ वो दिल्ली के तमाम पुराने मोहल्लों से सामान जुटाकर लौटे कि ऑर्गन बनाएंगे, एक वाद्य यंत्र बनाएंगे म्यूज़िक का। उसके पहले वो कई गिटार बना चुके थे और विवशता में बनाए थे, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं थी माली हालत की तमाम महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकें। और घर पे एक टेलीग्राम उनका इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारा आईएएस का इंटरव्यू अमुक तारीख को है। तो आज के हमारे मेहमान जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं, लेखक हैं, रिटायर हो चुके हैं एक्टिव जॉब से तथाकथित, लेकिन खूब सक्रिय हैं और इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और उनका नाम है SY कुरैशी। पूरा नाम है शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। ये पूरा नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी हमेशा से यही सुना कि SY कुरैशी साहब। तो वाई का तो जिक्र मुझे किताब में मिल गया था एक जगह याकूब करके, क्योंकि सुषमा स्वराज जी जब ये
कल्चर के डायरेक्टर हुआ करते थे, हरियाणा काडर के अधिकारी थे, और वो मंत्री थी, नई नवेली अम्बाला से चुनी गई विधायक, और 30 से भी कम की उम्र और मंत्री। तो वो मंत्री थी, तो वो इनको याकूब कहती थी, जबकि ये 5 साल बड़े थे। पर बहुत ही अफेक्शन की ये बॉन्डिंग रही दोनों के बीच। तो ऐसे कई किस्से हैं नेताओं के बारे में। और एक किस्सा जो मैंने अलग से पन्ना मोड़ के रखा हुआ है, जब ये प्रधानमंत्री से कोई बात कहते हैं, कोई शिकायत कहते हैं, और प्रधानमंत्री को लगता है कि ये सीधा मुझ पे लांछन लग रहा है, तो उनका जवाब ये होता है कि मैं ऐसा करने से पहले सुसाइड कर लूँगा, आई कांट डू दिस, दिस इज़ अनफेयर। और फिर वो गलतफ़हमियाँ दूर होती है, पता चलता है किसी और मंत्री की बात है। तो ऐसे कई नायाब किस्से हैं जो इस किताब में हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, कार्यक्रम का नाम पुस्तकालय है। यकीन हमारा एक ही है कि हर इंसान के हाथ में, सिरहाने, झोले में एक किताब हो, वो लगातार पढ़े। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा अपनी अपनी किताबों पे अटक के झगड़ना बंद करेंगे। पुस्तकालय में आज की किताब, जिसका शीर्षक है इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर, ये SY कुरैशी साहब की लिखी हुई है, हैचेट से पब्लिश है। कीमत है इसकी 699 रुपये। ई बुक की कीमत आई एम अज्यूमिंग कम होगी। और सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द ही इसका हिंदुस्तानी ज़बान में भी अनुवाद आए, क्योंकि आप शहरी दिल्ली के बाशिंदे हैं, तो दिल्ली की ज़बान में आपकी किताब ज़रूर उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तकालय। मैं मेरे ख्याल से पहली मर्तबा किसी व्यक्ति से ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, शायद शंकर सिंह वाघेला साहब की भी उतनी उम्र होगी, जो आज़ादी से पहले पैदा हुए हैं। कभी ये अलग से जब नौजवान आपसे बात करते हैं, ये बात रेखांकित की जाती है कि साहब आप तो आज़ाद देश से भी पुराने हैं। नहीं, कभी ये मुझे याद नहीं किसी ने ऐसा जिक्र किया हो, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें। 13 जून 1947। 11 जून 1947। 11 जून, आई स्टैंड करेक्टेड। बल्कि मैंने लिखा भी ये है कि मेरी उस पैदाइश का एक फ़ायदा ये हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर देश आज़ाद हो गया। यानी जो काम नेहरू और गांधी 30 साल में नहीं कर सके, वो मैंने 2 महीने में करके दिखा दिया। जी। तो और इसीलिए मैंने किताब का नाम भी इंडिया एंड आई, क्योंकि इंडिया की पैदाइश और मेरी पैदाइश एक साथ हुई, समानांतर। तो इसलिए हमारी जो ग्रोथ है, हालांकि मेरी लाइफ में तो पूरा लाइफ टाइम है, 79 ईयर्स फॉर ए कंट्री, ये इज़ फर्स्ट चैप्टर ओनली। तो लेकिन एट द सेम टाइम किस किन हालात में हम पले बड़े, वो सारा उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और बहुत ही रोचक ढंग से ये 100 किस्सों की किताब है, और इन 100 किस्सों के लिए हम कुरैशी साहब के तो शुक्रगुजार हों ही, हम शुक्रगुजार हों नवाज देवबंदी साहब के। ज़रा ये किस्सा सुनाया जाए। जी, ये था कि मुझे बहुत लोग कहते थे कि कुरैशी तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये किए वो किए, तुमको ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। लेकिन मेरा हमेशा जवाब ये होता था कि मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ कि मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूँ और लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। और ये मैं कोई सेल्फ फॉल्स मॉडेस्टी में नहीं कह रहा, जेन्युइनली ये मेरी फीलिंग थी। और लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में एक दिन देवबंदी साहब का, मेरे दोस्त हैं नवाज देवबंदी, रात को 11 साढ़े 11 बजे एक फ़ोन आता है। वो तो टाइम भी बड़ा अनयूजुअल उनके लिए, कि उन्होंने कहा कुरैशी साहब आपने बहुत काम किए ज़िंदगी में, आप एक किताब लिखिए, मेरा एक सुझाव है, जिसमें 100 रैंडम एपिसोड आपकी लाइफ के एक पेज में। जी। तो मुझे उस वक्त तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैंने सोचा है तो मैंने कहा तो बड़ी दिलचस्प बात कह गए। उसी वक्त फिर मैंने लिखने शुरू किए, जैसे जैसे मुझे पॉइंट याद आते गए, मैं लिस्ट बनाते गया, 100, 150, पौने 200 की लिस्ट बन गई। उसमें से फिर फाइनली 100 छांट के मैंने ये एपिसोड लिखे। नाइस। आपको नवाज देवबंदी साहब की कोई गज़ल बहुत पसंद हो? नहीं, उनकी तो गज़लों से ज़्यादा उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, उनका अंदाज़ बयां इतना अच्छा है कि जिसको उर्दू आती भी नहीं, शेर का वो नहीं आता, तो किस तरह वो इंटोनेशन और पॉज है जो करके जिस तरह समझाते हैं, तो वो उर्दू पोइट्री को बहुत आसान, मुश्किल शेर को भी आसान बना देते हैं। आप हमारे दर्शकों को अपने पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है कि एक बुजुर्ग पुरानी दिल्ली में ग्रामर का स्कूल चला रहा है
100 रुपए घंटा, जो एकदम से सुनने में मतलब बहुत ज्यादा बड़ी राशि लगती है उस जमाने में। क्या था ये जी बैकग्राउंड? फैक्ट ये वो था, भी सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे? वो भी सेंट स्टीफेंस के फिलॉसफी पढ़े। से? जी जी, फिलोसफी सेंट स्टीफेंस से किया। एक्चुअली हमारे ख़ानदान तो उलमा का ख़ानदान था, बड़े बड़े स्कॉलर, मुफ्ती एंड मौलवी, और जिन्होंने 100 50 किताबें लिखी। तो मेरे ख़ानदान के सबसे पहले शख्स जो अंग्रेज़ी स्कूल में, अंग्रेज़ी कॉलेज में, मिशन कॉलेज सेंट स्टीफेंस जो कहलाता था, तब उसका नाम मिशन कॉलेज था। मिशन कॉलेज मशहूर था, तो नाम सेंट स्टीफेंस देता लेकिन मशहूर था मिशन कॉलेज। तो बड़ा सोशल, हमारे बॉयकॉट तक हो गया हमारी फैमिली का, कि साहब ये तो फैमिली देखो बिगड़ गई, क्रिस्तानों के स्कूल में जाते हैं। क्रिस्तानों के स्कूल में इनको कॉलेज में भेज दिया। क्रिश्चियंस को क्रिस्तान कहा जाता हाँ, था जी। तो क्रिश्चियन स्कूल में कॉलेज में चले गए। तो वो, लेकिन उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया कि वो पुराना इस्लामिक ट्रेडिशन और मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग हो, उसके लिए वो लिंक बन गए। तो उन्होंने एक वो अंग्रेज़ी तालीम पर ख़ास तौर से जोर देते थे कि इसके बिना आगे कोई नहीं बढ़ सकता। पर 50s की बात कर रहा हूँ जब से। तो इन्होंने एक इंग्लिश ग्रामर का स्कूल शुरू किया। उसमें फिर कुछ किस नाम से था ये? कुरैशी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा। तो उसमें फिर उन्होंने पर्शियन, अरबिक, वो ग्रामर भी शुरू कर दी। कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड होते थे। बाद में उन्होंने जर्मन ग्रामर भी इंट्रोड्यूस की, जो उन्होंने खुद 60s में सीखी थी। जब वो 60 साल के थे, उस ज़माने में वो ऑलरेडी लकड़ी लेके चलते थे। मैक्समुलर भवन जाते थे? मैक्समुलर भवन जाते थे, 2-3 दिन हफ्ते में क्लास होती थी, वहाँ जाके पढ़ के आते थे। और उनका ग्रामर पढ़ाने का अंदाज यूनिक था। और जो किस तरह वो 64 टेंसेस होते हैं, कि आई रीड ए बुक, उसके 64 वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, वो उस तरह का अंदाज़ा था। वो उन्होंने जर्मन में भी कर दिया। तो बाद में अच्छा, वो तालीम में हम सबको वो तालीम में आगे बढ़ाना चाहते थे। तो मुझे भी उन्होंने मैक्समुलर भवन, वो तो ओल्ड एज में गए थे, मैं तो एमए कर रहा था, एमए के क्लासेस के साथ मैंने भी मैक्समुलर ज्वाइन किया। वहाँ पे उनकी जो लिखी हुई ग्रामर की नोट्स से जो कॉपी थी, वो लेके मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया। तो मैं तो बड़ा मशहूर हो गया। लोगों ने वो किताब बोरो कर करके, किसी ने उसको अपने पास ही रख ली, जो मेरे फैमिली का बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो लेकिन उनका जो यूनिक अंदाज था। तो 100 रुपये घंटा ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ वो इलाके के बच्चे, ज़्यादातर मुसलमान थे लेकिन नॉन मुस्लिम भी थे, तो कि उनको किसी भी जो वो सब्जेक्ट की ट्यूशन के लिए कोई आया कि साहब, मौलाना साहब हम चाहते हैं ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। उन्होंने कहा देखो भैया, मैं अंग्रेज़ी ग्रामर जान जाओगे तो सब लैंग्वेज आ जाएगी, तो सब सब्जेक्ट भी समझ आ जाएंगे, अंग्रेज़ी ग्रामर पढ़ो। और उस वक्त उनका ये था कि भाई मैं 100 रुपये घंटा लेता हूँ। आज के हिसाब से तो वो 100 रुपये हो गया 10,000 रुपये घंटा। लेकिन उस 100 रुपये घंटे का उनका मतलब होता है कि रोज़ 1 घंटे क्लास लूँगा 30 दिन तक, तो 30 दिन के बाद 100 रुपये लूँगा। और ये भी नहीं, ये भी आधी कहानी है। अगर एक बच्चा आएगा तो 100 रुपये देगा, अगर 2 आएंगे तो 50-50 देंगे, 10 आएंगे तो 10-10 रुपये देंगे। तो होता क्या था, 50 बच्चे आ जाते थे और 2-2 रुपये महीना देते थे। उनके पास टोटल 100 हो जाता था। मकसद उनका यही था कि बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, पढ़ें, क्योंकि पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम का कोई ज़्यादा शौक़ और रिवाज नहीं था। उसके लिए उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। कम से कम 3 जनरेशन पुरानी दिल्ली के मुस्लिम्स उनके स्टूडेंट रहे। मैं भी उनका स्टूडेंट रहा, और एज ए स्टूडेंट भी और प्लस एज ए चाइल्ड घर में घूमते घूमते क्लास में बैठ गया। तो यही वजह है कि मेरी अंग्रेज़ी की ग्रामर जो है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, मजबूत है। इसमें किताब में तो उतना जिक्र नहीं है, लेकिन मैं पहली बार ऑन कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपके परिवार के ऊपर ये किसी किस्म का दबाव आया जब विभाजन हुआ? दिल्ली से बहुत सारे परिवार दिल्ली छोड़ के पाकिस्तान गए। देखिए, जो मैंने सुना ही है, मैं तो 2 महीने का ही था, कि कुछ हमारे ख़ानदान के लोग, कई लोग जो उधर चले गए। तो लेकिन मेरे बाप और मेरे दादा का ये कहना कि ये जहाँ पे हम 500 साल से रह रहे हैं और हम पले बड़े, हमारा खून में, घुट्टी में दिल्ली है, इसको छोड़ के जाना बिल्कुल ही बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और तो उस वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त उलमा जो थे
जमीयतुल उलमा हिंद ख़ास तौर से और सारे उलमा, ये पाकिस्तानी मूवमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि भाई ये देश एक है और एक ही रहना चाहिए, ये पार्टीशन क्या चीज़ है। तो उस वक्त फिर हमारे फैमिली ने फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि वो नहीं माइग्रेट किया और हम दिल्ली में बने रहे और हम सब खुशहाल रहे, बहुत खुश हैं। आपने अलग से ये बात हाईलाइट भी की है कि जब आप एज एन IAS सेलेक्ट हुए 1971 में, तो यू वर द फर्स्ट मुस्लिम फ्रॉम पुरानी दिल्ली जो सिविल सर्विसेज में गए, और फिर आपकी बहन गई, शी वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम दैट एरिया। मैं जब ये पढ़ रहा था आपकी किताब, तो मुझे लबासना, ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जहाँ पे मसूरी में, जहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, और वहाँ आपके डायरेक्टर सुनते हैं पहली बार आप लोगों को गाना बजाते हुए। ज़रा वो वाकया बताइए, क्योंकि फिर आप एकेडमी की गाड़ी लेकर यहाँ खरीदने आए और वीना सीकरी आई थी आपके साथ, मैनेजर बन के आपकी, क्योंकि उनको भी दिल्ली घूमना था। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैं म्यूज़िक का तो मुझे शौक़ था ही, मेरा एक उस ज़माने में रॉक बैंड को हम बीट ग्रुप कहते थे, बीट ग्रुप था जिसमें हम बजाते थे। उसमें भी थे ना द चॉकलेट एक्सपीरियंस उसका पुराना नाम था, शरण प्रभाकर उसकी सिंगर थी, जो बॉम्बे में जाके वो तो सुपरस्टार बनी, हम एकेडमी में जाके बाबू बने, लेकिन म्यूज़िक का शौक़ तो रहा जी। तो अब जब मैं एकेडमी में जाना था, मुझे नॉर्मली हम लोग एक टैक्सी लेते थे अजमेरी गेट से, जो शेयर टैक्सी, 2 आदमी या 3 आदमी बैठ के ज्वाइन करके वो उसमें जाते थे। तो सुबह 5 बजे की टैक्सी थी और मैं जो तैयारी कर रहा था एकेडमी की, वो ये थी कि एक अपनी चौथी गिटार थी मेरी, कि नई गिटार बना के लेके जाऊंगा। 1:30 बजे रात को मैंने उसका आखिरी स्क्रू टाइट किया। ये जब IAS की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, उससे एक रात पहले की घर की बात है, घर की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। और 4-5 घंटे के अंदर, 4 घंटे मुझे सफ़र शुरू करना है। खैर वो गिटार और एक दो मेरे पास पिकअप जो मैंने बनाए थे, वो पिकअप ले गया। पिकअप क्या होते हैं? जिससे वो इलेक्ट्रीफाई होते हैं। अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, माइक्रोफोन की तरह जो इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। तो वो पिकअप बनाए थे 2-3, और एम्पलीफायर अपना ये लेके हम गए। तो वहाँ पे मैं अपने कमरे में एक दिन प्रैक्टिस कर रहा, आवाज़ हुई तो एक साहब सुनते सुनते चले आए, तो यार मैं भी तुम्हारे साथ ज़रा ज्वाइन कर सकता हूँ। वो थे मधुकर गुप्ता, जो बाद में होम सेक्रेटरी रिटायर हुए। वो उन्होंने वहाँ पे जो मेरे कमरे में टेबल थे परकशन, तो टेबल पे अपने रिदम बड़ी अच्छी क्रिएट कर दी। फिर उसमें एक एस्ट्रे ले ली, कोई चाबी का गुच्छा ले लिया, छुरी कांटा ले लिया, ताकि वो सारे जो म्यूज़िक की साउंड हो सकती हैं वहाँ से हो सके। तो हमने जो पहला परफॉर्मेंस एकेडमी में 15-20 दिन की प्रैक्टिस के बाद किया, तो हमारे DD साठे साहब ICS ऑफिसर हमारे डायरेक्टर थे, वो स्टेज पे आए। क्योंकि अच्छा खासा हमारा परफॉर्मेंस हो गया, तो बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ तुम इसको रेगुलर फीचर बनाओ, हर कल्चरल प्रोग्राम में पेश किया करो, तो हाँ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सर हमें कुछ पैसा दे दीजिए, ताकि हम कुछ 1-2 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जैसे ड्रम सेट नहीं है, अब टेबल के ऊपर अगर हम ड्रम्स बजा रहे हैं तो दे दीजिए, और एक हम इलेक्ट्रिक गिटार और ख़रीदना चाहते हैं, तो और एक एम्पलीफायर। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये उन्होंने दिए। और सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि एकेडमी की गाड़ी दिल्ली जाने के लिए, जो बहुत बड़ी हमारे लिए चीज़ थी, कि उन्होंने एकेडमी की वैन होती थी कि चलो इसमें तुम जाओ। तो हमारी बैचमेट थी वीना सीकरी, जो IFS में है, आज अक्सर TV पे आपने देखते होंगे। उन्होंने कहा कुरैशी मैं भी दिल्ली जाना चाहती हूँ, क्या तरकीब करें? हमने कहा था उस ज़माने में रॉक बैंड के इनके मैनेजर होते थे, बैंड मैनेजर। तो उन्होंने कहा था आप बैंड की मैनेजर डिक्लेयर्ड। तो उनका जाना फिर लेजिटिमेट हो गया। मैं, मधुकर गुप्ता, वीना सीकरी, हम तीनों आए अपने कनॉट प्लेस से, अपने सारा सामान ख़रीदा और फिर वापस हम गए। फिर तो उसके बाद हर 15 दिन में हमारा म्यूज़िक शो होता ही था। मेरे ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसमें 2 साल अलग अलग दोनों डायरेक्टर्स ने उसको उसमें मेंशन भी किया। युगांधर साहब भी बाद में थे, सत्य नडेला के पिताजी। जी, सत्य नडेला के पिताजी, उन्होंने तो बहुत सराहा था उसको, खासतौर से उन्होंने लिखा, इसको बहुत इनकरेज किया था। एक बहुत कमाल के नडेला, आपने नडेला का देखा है? नडेला के फादर इन लॉ वो मेरे बॉस थे, मिस्टर KR वेणुगोपाल। उन पे तो पूरा एक चैप्टर लिखा है, माय मेंटर। बहुत अच्छे नफीस नेक आदमी। वो आजकल बिटवीन नडेला
सियाटल और हैदराबाद रहते रहते। अभी 2 साल पहले उनका एक दिन फ़ोन आया, 3 साल या 2 साल, कि याकूब मैं दिल्ली आ रहा हूँ, गुड़गांव में तुम रहते हो, मैं तुम्हारे पास आके 3 घंटे लगाऊंगा। स्पेसिफिकली उन्होंने 3 घंटे पहले से दे दिए मुझे, और वो आए और 3 घंटे तक बातें की। और वो बड़े अच्छे लिसनर हैं, वो सुनते हैं सारी चीज़ के, फैमिली के बारे में सब कुछ उन्होंने हालात जाने। तो ये मेरी अच्छी यादों में ये मेमोरीज हैं। गोस्वामी साहब के बारे में बताइए, जो डीसी थे आप, उनके अंडर जी, ट्रेनी थे। जब पहले के ज़माने में ये बड़ा अच्छा चलन होता था कि जब ये आईएएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए जाते थे पहल, तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कलेक्टर या डीएम बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में डीसी बोलते हैं उनको, तो वो उनके घर पे रुका करते थे। वो सारी ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ करती थी। और आज भी आप किसी आईएएस अधिकारी से बात करेंगे, सीनियर होगा तो बताएगा कि किसके अंडर में ट्रेन हुए और किसको ट्रेन किया। वो बॉन्ड बड़ा अलग होता है। बॉन्ड बड़ा अलग है। बताइए साहब। तो मैं जब गया, वो उस ज़माने तक ये ट्रेडिशन था, और 2-4 साल रहा होगा, कि कलेक्टर के घर में वो ACUT, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग, रहा करता था 2-3-4 महीने तो ज़रूर, जब तक उसको वो मकान न देते थे। तो मैं गोस्वामी साहब के घर में रहा। तो उन ज़माने में 1972 की बात है कि इलेक्शन आ गए। तो इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगती हैं, मुझे उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए बूथ लगा दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा, क्योंकि हम 4 लोग थे उस हरियाणा काडर में उस साल। तो बाकी 3 को सुपरवाइजरी रोल मिला, यानी बड़े एरिया के बड़े अफसर बने। मैं एक बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो एक स्कूल टीचर का काम होता है। तो लेकिन उन्होंने जब मेरा चेहरा पढ़ा कि इसको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने समझाया कि बेटा, बड़ा अफसर तो तू ज़िंदगी भर रहेगा, यही हाथ से करने का, कुछ काम को करने का और सीखने का मौका है, तो ये तुमको दोबारा हाथ नहीं लगेगा, इसलिए तुम इसको वैल्यू करो। तो वो बड़ी ठीक से प्रॉफिटिक बात साबित हुई। और जब मैं इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ 36 साल बाद, तो मुझे उनका ये जेस्चर याद था। फिर मैंने उनको ढूंढा, उनकी तलाश की, वो दिल्ली में ही रिटायर लाइफ में थे। मैंने उनको ढूंढ के फिर उनको शुक्रिया किया कि सर, आपने तो इतनी दूरअंदेशी की कि मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो मेरे किसी कोलीग के पास नहीं है। मैंने अपने दोनों कमिश्नरों से पूछा कि आपके पास है ये, कभी आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसी ने नहीं किया था। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, पोलिंग बूथ पे तो स्कूल टीचर और इस लेवल के ही ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी क्या क्या मुश्किलात होती हैं वो तो आपको पता नहीं लगा, टॉप से थोड़ी पता लगता है। वो तो वहाँ जब आप हैंड ऑन करेंगे, बल्कि उस वक्त हमें किसी ने, जब ये ड्यूटी लगी, हम पहले ही सर्व कर रहे थे और रौनके हुए थे कि इनके साहब ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक दिन अपनी स्टैंप लाना भूल गया। एक 133 आइटम का बैग होता है उसका, जो किसी को पता भी नहीं। तो उसमें से स्टैंप भूल गया, तो अगर वो उस पर वो सस्पेंड हो सकता था। वो 12 किलोमीटर दौड़ के, उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट वगैरह भी कोई 19 रही होगी, वो दौड़ के 12 किलोमीटर जाके अपने स्टैम्प ढूंढ के लाके वो लेके आया। तो इस किस्म की बातें सुन के टेंशन तो हुई, लेकिन जब वो कर गुजरे तो फिर वो ऐसी याद रह गई कि जिसका बड़ा ज़िंदगी भर हमें फ़ायदा ही हुआ। जी। बॉसेस की बात हो रही है, वेणुगोपाल साहब, गोस्वामी साहब, हरियाणा आज जैसा दिखता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल, सड़कें, बिजली, तो एक नेता का बड़ा जिक्र होता है और उनका जो पहला कार्यकाल था, चौधरी बंसीलाल, और चौधरी बंसीलाल के आंख, नाक, कान और हाथ आईएएस अधिकारी एसके मिश्रा। जी, जरा उनके बारे में बताइए। उन्होंने खुद भी एक बड़ी कमाल की किताब लिखी है। जी जी जी। देखिए, मिश्रा साहब तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, ऐसे अफसर तो बहुत रेयर होते हैं, वंस इन ए सेंचुरी पैदा होते हैं। हम लोग एकेडमी में थे, वो किस तरह स्काउटिंग करते थे टैलेंट की भी, कि वो मसूरी आए तो किसी और काम थे, वो वहाँ पे हरियाणा टूरिज़्म के लिए कोई बिल्डिंग ढूंढ रहे थे। तो हम चारों को उन्होंने वहाँ पे एक मसूरी की बड़ी मशहूर विस्परिंग विंडोज़ एक रेस्टोरेंट है, हर आईएएस अफसर, हर सिविल सर्वेंट वहाँ तो ज़रूर उसकी फेवरेट जगह। उन्होंने हमको बुला के हमसे इंट्रोडक्शन लिया, कौन हो तुम, कहाँ के, उन सबसे बारे में पूछा। प्लान बनाया होगा कि इनको मैं कहाँ कहाँ क्या लगाऊंगा। तो उस वक्त मैंने इनोसेंस में या बेवकूफ़ी में उनसे कहा कि सर, हमने सुना है कि हरियाणा का तो एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर इज द ओनली कल्चर ऑफ हरियाणा। तो बड़ी गुस्ताखी की बात थी, उस पर नाराज़ भी हो सकते थे।
लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फ़ौरन अपने साथ जो उनके कोलीग थे उन्होंने कहा देखो हरियाणा से जब जाके वापस जाके इन लोगों को कुछ हरियाणा पे लिटरेचर भेजना। विद द रिजल्ट के हरियाणा में पहुंचने से पहले हमारे हरियाणा के से हमको पे फ़ख्र होने लग गया कि हरियाणा कितनी शानदार स्टेट है। गांव-गांव बिजली का वो चला था, वो ज़माना चला था, हर गांव पक्की सड़क का चला था, टूरिज्म में कहाँ से कहाँ ये पहुंच हम गए थे। लोग अर्ली 70s की बात कर रहे हैं। ये ये 70 के दशक, ये 1972-74 की बात है जब हरियाणा के हर गांव में बिजली और हर गांव में सड़क पहुंच रही थी। जी 1970 में हमारे गांव-गांव पहुंच गई थी, जबकि भारत का पूरा ऑल इंडिया टारगेट 30 साल बाद यानी 2000 में 50% कवरेज था। हम 30 साल पहले हमारे हरियाणा, तो बड़ा हमें प्राइड हरियाणा में पैदा हो गया। जब हम पहुँचे तो वी वर फुल ऑफ प्राइड फॉर हरियाणा। और मिश्रा साहब का जो करने का अंदाज़, और उनको बंसीलाल जी ने टोटल अथॉरिटी, टोटल पावर दी हुई थी। और वो नॉर्मली फाइल पे सिर्फ 3 वो लिखते थे वर्ड, CM has seen, इसका मतलब यह नहीं CM has approved, उन्होंने देख लिया, जबकि CM को पता भी नहीं होगा किस चीज़ की बात हो रही है। तो इतना ट्रस्ट था। उन्होंने कहा कि जो, बल्कि शाह कमीशन में गए, उन्होंने जस्टिस शाह ने कहा कि देखो इसने लिखा है, मिश्रा ने, ये CM has seen, तो ये तुम्ही ने लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए जहाँ कहीं आप देखें कि CM has seen और CM has approved मिश्रा ने लिखा है, वो बंसीलाल ने लिखा है। तो इतना उनको ट्रस्ट था। इमरजेंसी के दौरान की जातियों की जांच के लिए जस्टिस शाह के नेतृत्व में ये शाह कमीशन बना था 1977 में, जब मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए जनता पार्टी का गठन हुआ, तब की ये बात है। बड़ी रेड डलवाई चौधरी देवीलाल ने उनके घर पे, जी उनके एसके मिश्रा के घर एसके मिश्रा जी पे। वो वहाँ पे फिर उन दिनों दिल्ली में उनके एक बैचमेट थे पंजाब कार्डर के, PH वैष्णव, उनके घर पे वो रहते थे। तो 3 दिन उनका रेड हुआ, 3 दिन तक कि कुछ ना कुछ निकाले, कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो तो बहुत ईमानदार अफसर थे और बस ये कि काम बहुत करते थे, सख्त बहुत थे। तो बल्कि मुझे तो ये भी बता रहे थे रिसेंटली कि एक DSP जो रेड का हेड था, उसने उनको कहा कि सर मैंने आपके मुझे हिदायत ये थी कि अगर कुछ ना मिले तो मैं आपके यहाँ प्लांट कर दूँ, लेकिन मैं आपको इतना जानता हूँ और आपकी इज्जत करता हूँ, तो मैंने वो गुस्ताखी नहीं की और वहाँ कुछ नहीं मिला। वही देवीलाल जो इनके इतने खिलाफ थे, बाद में जब उन्होंने देखा उनका काम अच्छी तरह चल ही नहीं रहा, तो ये ख्याल हुआ कि भाई बंसीलाल तो इतना अच्छा काम कर लेते थे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वही ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही। तो उन्हीं मिश्रा साहब को वो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के आ जाओ। तो देखिए कैसा काया पलट हुई उसी पहले कार्यकाल में 77 से तो ये ये 77 के बाद जब देवीलाल आए तो पहले उन्होंने किसी और से एक तजर्बा किया जो कामयाब नहीं हुआ, तो उन्हीं मिश्रा साहब को वो लेके आया और उनको उसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जॉब पे लगाया, और जिस पे बंसीलाल के ज़माने से, क्योंकि उनका काम करने का अंदाज ही दूसरा था। वो शायद उन्होंने, लेकिन मुझे मेरे जो ज़िंदगी, मेरा करियर शेप करने में उनका हाथ था। हम पहले साल ही उनके जब हरियाणा पहुँचे तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा देखो तुम लोग IAS के एग्ज़ाम से आए हो, तुम्हारी इंटेलिजेंस वगैरह तो टेस्टेड है और ट्राइड है, तो और जो भी सरकार ने काम लेने हुए हैं वो तो सरकार काम आप तुमसे ले ही लेगी, लेकिन तुम चूँकि ब्राइट अफसर अपने को समझते हो और हो, तो हर कुर्सी को अपनी बेहतर बना के जाओ, जैसी पाई थी वैसी नहीं, उससे अच्छी छोड़ के जाना, कुछ ज़रूर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स काम करो जो रूटीन से हट के, और जिससे जो ज़िंदगी भर तुम्हें उस पर फ़ख्र हो। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि ज़िंदगी भर मैंने पहले ही अपने ट्रेनिंग डेज में ये किताब हाली पे लिख डाली थी। वो मेरे तो कहीं करिकुलम में नहीं थी वो लिखने को, लेकिन वो जो नेचर बन गई, और वहाँ से शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन में मैंने 4 ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की शोहरत आज भी कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है। तो वो लेगेसी छोड़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने मिश्रा जी से सीखा था। ज़रा उन 4 कामों के बारे में बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन। जी, जैसे इलेक्शन कमीशन में जब मैं आया तो मैं चूँकि देवीलाल जी के साथ पब्लिक रिलेशंस में काम कर चुका था, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मुझे वो था। जब मैंने देखा वोटर टर्नआउट बड़ा पुअर होता था, 35%, 40% शहरों में, मेट्रोज़ में तो 20-25%,
तो मैंने कहा ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर वो लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है। तो हमें वोटर एजुकेशन डिवीज़न बनानी चाहिए। स्वीप वो बाद में उसका नाम पड़ा। तो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने मुझे बड़े डिसमिसिवली ये कहा अपने वक्त पे करना। कौन थे उस समय? नहीं तो नाम ठीक है तो हमको रिसर्च करके फिर नाम डालना पड़ेगा। वो आप रिसर्च कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ये अपने वक्त में काम करना, ये हमारा काम नहीं है, टीचिंग एजुकेटिंग वोटर्स हमारा काम नहीं है। ये उनके हिसाब से क्या पॉलिटिकल पार्टीज का काम था? ये उनके ख्याल से मीडिया का था या पॉलिटिकल पार्टीज का था, एजुकेशन इसका था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ डंडा चला के रेगुलेट करना और मैनेज करना था, ये उनका। मैंने कहा ये मैं उसे बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि देखिए लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्टेड पीपल उसी से आती है कि वोटर कितने लोगों ने वोट दिया। अगर आप 10% वोट लेके जीत के आ गए, 10% पे भी आप जीत के आ सकते हैं और बहुत आते रहे, 90% लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, तो फिर तो आप उनके लीडर नहीं हुए। तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन होता है, इसलिए वोटर टर्नआउट को हमें एजुकेट करके बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अपने टाइम में करना। अब ये तो बड़े गलत, हालांकि मैं और द जूनियर मोस्ट कमिश्नर, लेकिन वो मेरा भी तो टाइम था, मेरा तो इक्वल वोट था, टाइम तो वो भी मेरा था। तो लेकिन मैंने 4 साल वेट किया अपने टाइम का। जैसे ही मैं आया मैंने वोटर एजुकेशन डिवीज़न बना दी और वहाँ पे एक स्वीप प्रोग्राम, पहले इसका वीप रखा था, वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फिर शेखर गुप्ता जो आपके एडिटर इन चीफ होते थे इंडियन एक्सप्रेस के, तो वो मेरा वॉक द टॉक कर रहे थे, उसमें इसका जिक्र आया। तो करने का कुरैशी साहब ये वीप नाम अच्छा नहीं लगता, उससे तो ऐसा लगता है रोना आ रहा है, आप इसको स्वीप बोल दीजिए। मैंने कहा इससे क्या, मैंने कहा कहने लगे सिस्टमेटिक कर दीजिए। तो उसी मैंने कहा आज से ये स्वीप हो जाएगा ये प्रोग्राम। उसी दिन से वो प्रोग्राम से, और वो हमारी हरियाणा के इलेक्शन कमीशन की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमने पहले ही जब जैसे बनाई, बिहार का इलेक्शन 2010 का हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री। तो फिर उसके बाद तो नो लुकिंग बैक, हर इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हायर एंड हायर एंड हायर होती चली गई। तो वो मैं समझता फर्स्ट हो गया, हाँ। फर्स्ट लगी थी। दूसरा मैं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, मनी पावर बेतहाशा थी, तो हमने दूसरी एक डिवीज़न नई बना दी, वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न। उसके लिए भी एक नया अफसर डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सर्विस का लेके आ गया मैं। तीसरा मैंने वहाँ पे एक नेशनल वोटर्स डे शुरू किया। मैं गया उड़ीसा में गया, वहाँ पे कुछ सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत हो रही, तो उनमें से एक आदमी ने हाथ खड़े करके कहा कि 18 साल एक स्पेशल एज है जो सेलिब्रेट करनी चाहिए। मैंने कहा बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, तो लेट अस थिंक ऑफ ए सेलिब्रेशन। मैंने अपनी एक टीम बिठाई कि भाई सेलिब्रेशन सोचो। तो उन्होंने नेशनल वोटर्स डे कि हम हर साल नए वोटर को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया करेंगे। कौन से दिन रखें, तो हमने सोचा और फिर हम 25 जनवरी फिक्स किया। उसकी भी इम्पोर्टेंस है कि लोगों को नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम कि 25 जनवरी की इम्पोर्टेंस क्या है। 26 जनवरी सब जानते हैं कि इंडिया रिपब्लिक हुआ था। इलेक्शन कमीशन का जन्म 25 जनवरी यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पैदाइश से एक दिन पहले हुआ था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की देन थी इलेक्शन को। तो हमने कहा ये किसी को मालूम नहीं। सुकुमार सेन थे पहले? नहीं, सुकुमार सेन सबसे पहले थे, हाँ। लेकिन ये जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने इलेक्शन कमिशन, बल्कि इलेक्शन कमीशन रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने पहले प्रोमलगेट कर दिए गए थे। 26 जनवरी की बजाय 26 नवंबर 1949, जिसको अब हम पिछले 10-15 साल से कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, इतने करोड़ों वोटर इसकी वजह से हर साल ऐड होते चले गए। चौथी चीज़, मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, बेसिकली टू ट्रेन आवर ओन ऑफिसर। फिर ये हुआ कि जब इतनी हमारे शोहरत दुनिया में थी कि क्यों ना हम फॉरेनर्स को भी हम ट्रेनिंग दे दें। तो हमने दरवाजे खोल दिए कि हम फ्री उनको देंगे, और अपने इलेक्शन कमीशन की एक फ्लोर खाली करा के वहाँ पे इम्प्रोवाइज काम शुरू कर दिया। तो उस पर बड़ी मुखालफत हुई
लॉ मिनिस्टर ने बड़ी मुखालफत की, ये जो हर नए काम के लिए कौन थे होती है। लॉ मिनिस्टर? सलमान खुर्शीद? उस वक्त हंसराज भारद्वाज। ओरिजिनली वीरप्पा मोइली थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया तो आ गए सलमान खुर्शीद। उन्होंने बहुत अपोज किया क्योंकि एक्चुअली वो अपोज करने वाले उनके लॉ सेक्रेटरी थे, इनका नाम न लेना ही ठीक है। उनको खुद इलेक्शन कमिश्नर बनने का बड़ा शौक़ था कि जी अगर आप इलेक्शन कमिश्नर मुझे बनवा दो तो मैं आपके सारे काम निकलवा दूंगा। तो हमने कहा छोड़िए उसको। तो भाई उन्होंने क्या उस अपोजिशन के बावजूद मैंने कमीशन बना डाली, ये इंस्टीट्यूट बना डाला। और अभी पिछले दिनों वो न्यूज़ में आया डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के थ्रू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट बनाया अपने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए, एलॉन मस्क को उसका डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने बहुत सारे स्कीमें काटी, उनमें से एक स्कीम, एक इंस्टीट्यूट होता था वाशिंगटन में, अभी भी है, IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, जिससे मैंने रिटायरमेंट से 13 दिन पहले एक MOU किया था कि जो इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ उसमें मैं दुनिया के मुल्कों को ट्रेनिंग दूंगा, उनको ट्रेनिंग में फ्री दूंगा, लेकिन उनको मैं अपने खर्चे पे यहाँ ला तो नहीं सकता, ना उनके ऊपर मैं खर्चा कर सकता हूँ, तो उनको लाने का काम आप करो। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका अगर मेरे यहाँ आ रहा है और केनिया आ रहा है तो मैं वो इंडिया के लॉ समझने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो तो अपना इलेक्शन उन्होंने करना है। तो हमने कहा कि हम उनके लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे उन्हीं के लॉ पे बेस, हमें उसके लिए एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, आप हमें भेज दो। तो उन्होंने 4 एक्सपर्ट भेज दिए, 4 हमने बिठा दिया, 8 एक्सपर्ट ने मिलके हर कंट्री का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया। 143 कंट्री के इलेक्शन कमिश्नर्स और टॉप मैनेजमेंट हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुका है। हम विश्व गुरु हैं इलेक्शन के। और उसको के ऊपर उंगली उठती थी कि हमारे बड़े बड़े चैनल, ये कुरैशी ने 13 दिन पहले देखो ये MOU किया था, MOU पढ़ा नहीं। उस MOU में साफ लिखा था कि इस MOU में कोई फाइनेंशियल या लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। और 5 पेज के MOU में एक जगह नहीं 2 जगह लिखा था, जो पता नहीं कैसे हमने 2 जगह लिख दिया। लगता है या तो अनकैनी गायबी आवाज़ थी जिसने कहा कि भैया ये डाल दो, वरना वो जो नेशन से सवाल रोज़ करते रहते हैं साहब, वो अपने ये हिला हिला के पूछेंगे, तो वो हिला हिला के पूछ रहे थे। उन्होंने उस MOU को पढ़ा ही नहीं कि 13 दिन में मैंने कर दिया था। अगर ख़राब था तो 13 साल में बंद क्यों नहीं कर दिया? आज तक चल रहा है वो। और आज तक क्या चल रहा है, देश की हिंदू दुनिया में जो हमारी शान और शौकत है इलेक्शन की भी नहीं, उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो तो उनको दिखाई नहीं दिया। मैं इलेक्शन की शान और शौकत पे लौटूंगा, पर चूंकि आपने सलमान खुर्शीद का जिक्र किया है, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं वो वाकया। मेरे ख्याल से ये 2012 के विधानसभा चुनाव का मामला है, जिसमें आपने आचार संहिता का उल्लंघन पाया, दंडात्मक कार्रवाई की, जिसमें उनको भी, सलमान खुर्शीद को भी, जो कि फर्रुखाबाद से आते हैं, उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद वहाँ की कायमगंज सीट से विधायक रही है, निषेध किया गया। फिर आपके बारे में तमाम बातें कही गई। फिर आपने हरीश खरे प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार होते थे, उनसे बात कही। हरीश खरे ने प्रधानमंत्री से कहा और तब प्रधानमंत्री ने आपसे वो सुसाइड वाली बात कही। ज़रा वो प्रसंग बताएं। जी, जैसे आपने ठीक याद दिलाया कि सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत अच्छे आदमी हैं, और लेकिन चुनाव के बहाव में चुनावी जुमला जिसको कहते हैं वो उनके मुंह से निकल गया होगा कि मुसलमानों के लिए कोटा हम बढ़ा देंगे। मॉडल कोड लागू था तो बीजेपी ने फ़ौरन रिटन कंप्लेंट की कि ये तो मॉडल कोड की उल्लंघना हो अरुण गई। जेटली ने, तो जी। हमने अरुण जेटली साहब ने, फिर हमने फ़ौरन उस पर कार्रवाई शुरू की, हियरिंग की उनकी, हमारी जो अदालत होती है उसमें, और इस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ उल्लंघना हुई है, उसकी सज़ा मिलनी पड़ेगी। तो वो सेंश्योर, मॉडल कोड में हम कोई जुर्माना नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि चेतावनी दे दें, सेंश्योर कर दें। तो हमने सेंश्योर कर दिया, प्रतिबंध लगा दें चुनाव प्रचार पर। हाँ, और यही कि भाई कि हम आपके इसको डिसअप्रूव करते हैं, जो आपने किया है ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद हमें उनके कुछ लीडर वगैरह लूज टॉक करने लगे कि कुरैशी अपने को क्या समझता है, इलेक्शन कमीशन अपने को क्या समझती है। कौन लीडर थे? 4-5 लीडर थे, नाम न लेने ही ठीक रहेगा, क्या फ़ायदा बदमज़गी का पैदा करने का। तो उन्होंने जब ये किया तो मैंने हरीश खरे कहीं मिले सोशली, मैंने उनको कहा कि देखो तुम्हारे नेता ऐसा बोल रहे हैं, हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी देश में रेटिंग इलेक्शन कमीशन की, कि मैंने कहा अगर मैं मीडिया को बता दूं कि ये इस तरह की बातें हो रही हैं
तो वो आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। कह लगे मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स, उन्हीं के लिए तो मैं कह रहा हूँ। अगले दिन पीएम साहब का फ़ोन आ गया, पैनिक, कुरैशी साहब मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बताइए। नहीं नहीं आप बताइए। मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप हुक्म दीजिए, जहाँ कहेंगे आ जाऊँगा। तो उन्होंने शाम को 7 बजे का हुआ, मैं गया, दरवाजे पे ही खड़े वेट कर रहे थे। जो मेरे ख्याल से जो मुझे पता है कि वो इतना हर अपने गेस्ट को इसी तरह रिसीव वसीव करते हैं। जैसे ही वहाँ बैठते ही उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब, इसी तरह की सीटें होती हैं 2 सीटें, कि कुरैशी साहब मुझे हरीश ने बताया कल की बातचीत, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं यानी कि मैं इलेक्शन कमीशन को कोसता हूँ तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। मैं हैरान, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था। तो मैं तो पहले 30 सेकंड तो पहले मैंने अपने को कंट्रोल किया, फिर मैंने उनको कंट्रोल करने के लिए उनको समझाया। मैंने कहा सर ये आप पे कोई लांछन मुराद नहीं थी, ये तो आपके मंत्री जो लूज टॉक कर रहे हैं ये उसकी शिकायत आप तक पहुंचानी थी। तो कह लेंगे मुझे तो बिल्कुल कोई पता नहीं था, वरना तो मैं उनको उनकी खबर लेता। आप दोनों लोग उर्दू में बात कर रहे थे? ज़्यादातर उर्दू में थी और बीच बीच में अंग्रेज़ी भी थी। तो पहला सेंटेंस कि आई विल कमिट सुसाइड वो अंग्रेज़ी में था। तो फिर कहने लगे कि जब भी कुछ हो ना आप जस्ट फ़ोन उठाइए, सीधा मुझे बताइए, मैं फ़ौरन उसका समाधान होगा। तो वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे और हमेशा पब्लिकली कई बार जब भी मुलाकात उनसे हुई, छुपके कोई सीक्रेट मुलाकातें, लोग उसके नतीजे निकालने लगते हैं। जो हमारे सेरेमोनियल बहुत सारे स्टेट बैंक्वेट, राष्ट्रपति भवन, ये वो उनका होते रहते थे ना, उसमें कहते थे कि भाई देखो हिंदुस्तान की दुनिया में अगर रेपुटेशन है अच्छी शानदार तो हमारी डेमोक्रेसी की वजह से, ये हमारी पहचान आइडेंटिटी है। और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इसके लिए हमको पूरा गर्व है। तो वो ये कहते थे। तो ऐसी सूरत में उनसे ये समझना कि वो इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज करेंगे वो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए वो सेंसिटिव इतने हुए कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनके कैरेक्टर पे। 2 मुलाकातें आपकी बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त हुई, ज़रा उनका ज़िक्र करें। एक 2010 बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से 1 दिन पहले आपको आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का काउंटिंग से 1 रात पहले फ़ोन आता है। क्या कहा लालू यादव ने आपसे? हाँ, वो ये हुआ था कि उनका फ़ोन रात को काफ़ी 10-11 के करीब होगा। वो आया कि कुरैशी साहब कल काउंटिंग है सुबह और मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। कहने लगे मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बैंकिंग स्टाफ को लगा दीजिए। तो पहले तो मुझे अजीब सा लगा कि भाई उनको ऐसा बैंकिंग स्टाफ पे क्यों ज़्यादा ट्रस्ट है। तो मैंने कहा लालू जी मैं कोशिश करता हूँ, वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि टाइम नहीं है, मैं सुबह तो काउंटिंग शुरू होनी है। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि ये कुछ भी मुझे करना पड़े मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे इनका ट्रस्ट चाहिए। अपोजिशन का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हार तो अगर ये जाएंगे कल तो, लेकिन उनको कम से कम ये नहीं शिकवा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात नहीं सुनी या नॉन कोऑपरेट किया। तो मैंने फ़ौरन सीईओ को कहा कि भाई डू व्हाट यू लाइक, हुक एंड क्रुक, मुझे यहाँ पे बैंकिंग स्टाफ चाहिए। उसने लगा दिए। रिजर्व में होते ही इधर का उधर कर आगे। अगले दिन फिर लेट नाइट उनका फ़ोन आता है कि कुरैशी साहब मेरे तो मीटिंग में 5-5 लोग आते, लाख लोग आते थे, इतने लोग आते थे और लोग कह रहे हैं, अगली सेंटेंस जो वो कहना जा रहे थे जो मैंने एंटिसिपेट किया कि ये ईवीएम की वजह से मैं हारा हूँ। तो मैंने कहा लालू जी से, मैंने कहा लालू जी अब इलेक्शन तो आप हार ही गए हैं, लेकिन अगर आप ईवीएम को ब्लेम करेंगे तो आपका मजाक उड़ेगा। मेरी आपको फ्रेंडली एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ ईवीएम को ब्लेम ना कीजिएगा वरना वो खिल्ली उड़ेगी। तो उन्होंने, चूँकि मुझ पे उनका विश्वास था जो मैंने एक दिन पहले रिफ़्रेश भी किया था, तो उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ का जैसा आप कहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कोई ईवीएम या किसी को ब्लेम नहीं किया, अपने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू की। लेटली फिर से कई अपोजिशन की पार्टीज ने ईवीएम पर सवालिया निशान उठाए हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए ईवीएम का तो मैं हमेशा से डिफेंडर रहा हूँ, आज भी मैं डिफेंड करता हूँ। एटलीस्ट उस वक्त तक की मशीन है जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग हमने देखी थी।
आगे चूँकि टेक्नोलॉजी में बड़ी डेवलपमेंट होती रहती है, कुछ और नया सॉफ्टवेयर डाल दें, कुछ कर दें, मुझे नहीं मालूम जब तक कि उस मशीनों को हैक करना इम्पॉसिबल था। मास रिगिंग पॉसिबल नहीं है, स्मॉल रिगिंग भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस पर तो 3-3 बार तो हम हर मशीन पे मॉक पोल कराते थे, यानी 50 बटन दबाते थे और फिर उसको रिजल्ट निकाल के देखते थे कि ठीक रिजल्ट इसने दिया कि नहीं दिया। किसी ने ये दवा इल्ज़ाम लगाया, ये इंटरेस्टिंग है, शायद किताब में है कि नहीं, कि शायद नहीं है, कि उन्होंने कहा कि साहब ये मशीन इस तरह सॉफ्टवेयर है इसका कि 50 तक तो ईमानदारी से करेगा, उसके बाद बेईमानी करेगा। तो हमने उस पर फ़ौरन किया कि हम 10% मशीनें पूरे 1000 बार दबाएंगे, नॉट 50 बार, 1000 बार दबाएंगे रैंडम सिलेक्शन में, रैंडम सिलेक्शन से, और 1000 बार। इसका मतलब एक मशीन पे 2-4 आदमी बैठे हुए पूरे दिन ही तो चलेंगे। 10% का मतलब है 2 लाख मशीनें। तो और उनमें जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो भी आते थे, हम कहते तुम भी बैठ के हमारी मदद करो, दबाओ। उन्होंने कान पकड़ लिया कि साहब हमसे गलती हो गई। तो हमने बाद में उसको 10% से 5% कर दिया। अभी भी 5%, यानी 1 लाख मशीनों को 1000 बार प्रेस करते हैं। 1000 प्रेस के बाद भी अगर वो गलत नहीं निकलता तो इससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी क्या हो सकता है। तो और इसी उसमें जो इसका जो फिनाले था कि सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन ईवीएम की बीजेपी करता था। 2008-9 में इन्होंने किया। 9 में तो इन्होंने किताब भी लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था, जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी। तो जब मैं सीईसी आया तो मेरा स्टाइल ये था कंसल्टेटिव। मैंने इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो कि सारे नेता आए कि भैया आपको क्या शिकायत है, बताओ क्या। उसके लीडर थे हमारे चंद्रबाबू नायडू। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा चंद्रबाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, 80 के दशक से आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, आप टेक्नोलॉजी आइकॉन है और आप एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। मेरे लिए चैलेंज है कि मैं, ये तो आप मुझे कन्विंस कीजिए, मैं ईवीएम निकाल के फेंकता हूँ, या मैं आपको कन्विंस करूँगा और ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूँगा, तो बताइए। तो कहने लगे देखो हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, या आगे भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी क्या मतलब है, जब आप बटन दबाते हैं तो मशीन में वोट जाता है, वेदर उस मशीन में ठीक आदमी को जा रहा है गलत आदमी को जा रहा है ये तो नहीं दिखाई देता ना आंखों से। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा सोल्यूशन बताइए। कहने लगे वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, कि जब आप चुने तो कि स्क्रीन पे उसका नाम आ जाए कि हाँ जी इसी को मैंने चुना था, और फिर वो पर्ची वही कट के नीचे चली जाए जिसको हम गिन लें। तो वीवीपैट, तो उसी मीटिंग में हमने फैसला कर लिया, अक्टूबर 2010 की बात है, कि आगे से हम वीवीपैट बनाएंगे। दोनों कंपनियों को कह दिया डेवलप करो। उन्होंने 1 साल लगाया, डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट किए पूरे इंडिया में, लेकिन पहला टेस्ट फेल हो गया, बहुत मिस्टेक था। फिर हमने कहा दोबारा करो, फिर 1 साल बाद फिर दोबारा उन्होंने, या कुछ महीने बाद दोबारा किया, उसके बाद वो ठीक हो गया, मशीनों का इस्तेमाल चालू हो गया। और तो जब से ये चली आ रही, अब जो ये कि कितनी वीवीपैट गिनी जाए, कितनी मशीनों की, अभी है एक विधानसभा क्षेत्र की 5 मशीनें गिनी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो लोग कहते हैं नहीं 50% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 100% भी एक दफ़ा करना पड़ जाए, इसके लोगों के विश्वास के लिए तो कर डालो कि जी नहीं। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड क्या होता है जी, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, एक दिन फालतू का क्या मतलब है भाई। 2.5 महीने पूरे देश इंतज़ार करता है पहले फेज़ के बाद, 2-2.5 महीने बाद आखिरी फेज़ होता है। तो उसमें जहाँ इतने दिन इंतज़ार करते हैं, 24 घंटे और इंतज़ार कर लेंगे। हालांकि मेरा एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल भी है कि आप 100% नहीं गिनिए, 5 भी ना गिनिए, सिर्फ 4 गिनिए। वो क्या कि अभी उसूल है कि रैंडमली पिक करते हैं, कोई से रैंडमली ऐसे 5 उठा ली। हमने कहा रैंडम पिकिंग में इनोसेंट मशीन भी आ जाएगी और वो तो ठीक ही रिजल्ट दिखाएगी। जो बेईमान मशीन है या जिसने गड़बड़ की है वो तो रैंडम में नहीं आएगी, हो सकता है। तो हमने कहा कि सिर्फ जिस पे शुबा हो सिर्फ वो गिनवाइए। तो हमने कहा कि जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके रिज़ल्ट प्रभावित होंगे, उनको कह दीजिए 2-2 मशीनों पे उंगली रख दो कि जी मुझे इन मशीन पे शुबा, इनको गिनो, हम वो गिन दें। तो उनका वो मशीनें ठीक निकलेगी तो उनका विश्वास रिस्टोर हो जाएगा। कितनी बार तो मैं लिख चुका हूँ, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं आया। और
अब ये देखिए DRS सिस्टम, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट क्रेजी है, DRS सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हम ये तो नहीं कहते 10% LBW डिसीजन ऊपर जाएंगे, जिस पे शुबा होता है वही तो ऊपर भेजते ना। तो वो उसी तरह कि जिस मशीन पे शुबा हो उसको गिनने का, उसको गिन डालो। हर मशीन जी रैंडमली गिनेंगे उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ये दोनों अल्टरनेटिव की 100% गिनना है तो गिन दीजिए, या सिर्फ इस 4 को गिन लीजिए जो रैंडम ना हो, पर्पसिव हो, खासतौर से चुनी जाए शिकायत के बेसिस पे। देखिए साहब, आप इंतज़ार की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं किताब में। देवियों सज्जनों, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि घर से हम कुछ कह के निकलते हैं या एक तय वक्त होता है जब हमें घर आना होता है, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी लुभावन बात हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि घड़ी के घंटे भी टिक टिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बच्चा था, बाल भवन में जाता था गिटार सीखने, घर से पाँव पाँव। एक दिन रास्ते में एक मैदान में दिखी भीड़। भीड़ देख रही थी एक फिल्म का नाम था अनाड़ी। तो ये बालक भी फिल्म देखने में लग गया, एक सीन से दूसरा सीन, दूसरे से तीसरा। और जब घर पहुंचे तो देखा कि माँ किसी तरह आंसू रोके हैं और पिताजी फोन पे बैठे हैं, जो कि उन दिनों रेयर हुआ करते थे। वो क्या थाना, क्या अस्पताल, ऐसी अनाड़ी देखी आपने? ये आपने ठीक कैप्चर किया है। मैं बाल भवन जाता था, 4 किलोमीटर था, लेकिन कितने साल के थे आप? मैं था कोई 10 साल का, 10 ये 11। तो वहाँ जाता था, और मेरे घर में मेरे टेम्परामेंट में, अनलाइक माई अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसमें ये था कि मैं पंक्चुअल था हमेशा। और माँ को बता के कि माँ मैं फला जगह जा रहा हूँ, तो वो उसके बदले दुआई देती थी कि जाओ बेटा अल्लाह के सुपुर्द, आई हैंड यू ओवर टू गॉड। तो मुझे दुआई मिल जाती थी और टाइम पे मैं आ जाता था। उस दिन 1 घंटा लेट हो गया, तो मैंने देखा मेरे वालिद साहब टेलीफोन पे बैठे हुए, उन्होंने सारे आसपास के अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सबको फ़ोन कर दिया कि भाई इस डिस्क्रिप्शन का लड़का, ये कपड़े पहने हुए, ये होलिया है, ये तो तुम्हारे कोई एडमिट हुआ, ये सामने आया हो तो बता दो भाई। तो फॉर्चून, खैर मुझे देख के उन्होंने कोई डांट डपट तो नहीं की, लेकिन बस यही कहा कि बेटा तुम तो हमेशा टाइम से आते हो, तो आज तुम लेट हो गए तो हम परेशान हो गए। तो मुझे ये दुख है कि मैंने उनको तकलीफ दी। तकलीफ तो आपने भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी लोगों को दी, और ठीक दी। ऐसे ही एक व्यक्ति से बात हम शुरू करते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बड़े मशहूर किरदार रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति का। इंदिरा गांधी पर इनका वरदहस्त था या इन पर इंदिरा गांधी का वरदहस्त था, इसके बारे में आपको कई किताबों में जिक्र मिलेगा। संजय गांधी के दोस्त, बंदूक की एक कारखाना इनका हुआ करता था, इनके कई अलग अलग किस्म के आश्रम हुआ करते थे। किसने आपको ये निर्देश दिया था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को गुड़गांव में ज़मीन दे दी जाए? भजन लाल ने? भजन लाल ने, इंदिरा को खुश करने के लिए, जो भी उनका रीज़न रहा होगा, हुआ ये कि मैं, तो यही दिखता है, ये लॉजिकली तो यही है। मैं गया हुआ था लखनऊ, जहाँ मेरी ससुराल थी, वहाँ से एक दिन आया तो मैंने देखा स्टेशन पे मेरा पीए गुड़गांव से, जो कभी नहीं आता था मुझे, नई दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली स्टेशन पे वो आया हुआ, उनके साथ कानून गो। तो मैं हैरान कि भाई ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर साहब का आदेश है कि आप गुड़गांव जाने से पहले हरियाणा भवन में उनसे मिलते हुए जाना। तो मैं गुड़गांव हरियाणा भवन चला गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आए थे, उन्होंने कोई ज़मीन देखी है, देखो जाके उनसे मिलो, जो कहना है वो कहें, उन्हें वो करना है। तो मुझे बड़ा एकदम धचका लगा कि यार पता नहीं क्या काम ये कराने जा रहे हैं। तो मैं उनके एक सीनियर ऑफिसर थे, उनके पास मिलने चला गया, उनकी गाइडेंस लेने और उनकी सपोर्ट लेने, प्रोटेक्शन लेने के साथ मुझे ऐसा आदेश हो रहा है। कौन थे अधिकारी? नाम नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने जो साथ खड़े कर दिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बजाय इसके कि मैं यंग ऑफिसर हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के बजाय उन्होंने कि जी देखो सीएम ने तुमको ऑर्डर किया है, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। खैर मैं चला गया ब्रह्मचारी जी की आश्रम में, दिल्ली में किसी जगह थी, मैं भूल गया। रिंग रोड पे भी पड़ता है उनका आश्रम, शायद वही था क्या? नहीं, वो तो साउथ दिल्ली में कहीं था ना। वो मैं भूल गया। एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो रास्ते नहीं, एयरपोर्ट की तरफ नहीं, वो तो इधर इस तरफ था,
कैलाश वैलाश की तरफ कहीं। अच्छा। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, तो खैर वहाँ पे उन्होंने बड़े मुझे वेलकम किया और कहा कि जी हमने एक ज़मीन देखी है, वहाँ पे हम एक वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसमें वाइल्ड लाइफ बाहर घूम रही होगी और जो टूरिस्ट हैं वो गाड़ी के अंदर पिंजरे में घूमेंगे वगैरह वगैरह। तो वो ज़मीन देखी और जो उन्होंने हवाला दिया वो ज़मीन तो मुझे दिखाई दिया कि फर्टाइल है। तो ये उन्हीं के हवाई जहाज में जा रहे थे आप लोग? ये अभी हवाई जहाज में अगले दिन जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि साहब ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन हो सकता है उससे बेहतर कोई लैंड मिल जाए। तो मेरे ध्यान में आया कि रायसीना हिल पे 1000 एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन है जो बिल्कुल ही पहाड़ी और रॉकी है, वहाँ पे तो ग्रास भी नहीं उग सकते। रायसीना हिल पे? रायसीना होगा, ये सोना के पास है, सोना तावड़ो, ये पूरी ये अरावली की। अरावली उनको भी रायसीना बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को लगा कि ये जो राष्ट्रपति भवन के आसपास के हिल्स हैं उनको रायसीना आई थिंक उसका वो वहाँ पे भी एक गांव रायसीना है। अच्छा। तो उस वजह से तो खैर वो मैंने उसका हवाला दिया, तो उन्होंने कहा चलो उसको देखने चलेंगे। तो अगले दिन उनके हम हवाई जहाज़ में वो गए, ऊपर से दोनों लैंड को सर्वे किया। तो उन्होंने कहा हाँ ये लैंड तो अच्छी है और 1000 वो 200 एकड़ के बजाय 1000 एकड़। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको हमें दिला दीजिए। तो एक्विजिशन के पेपर बनाने पड़ते हैं डीएम को। तो हमने एक्विजिशन के पेपर बनाए और फिर ये कि नोटिफाई करती है गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट। तो मेरे यहाँ पे मुझे एक ख्याल आया कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट के कई पॉसिबिलिटीज थी कि ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भी जा सकता था, टूरिज्म में भी जा सकता था, फॉरेस्ट में जा सकता था, स्पोर्ट्स में जा सकता था। तो मैंने कहा ऐसे डिपार्टमेंट को भेजें जिसके में के हेड वही ऑफिसर हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करने से इनकार कर दिया था। ये मास्टर स्ट्रोक निकला कि वो वहाँ जो गया, क्योंकि जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती ना, तो उन्होंने वो फाइल वापस ही नहीं आई। उस फाइल की हमने बाद में शक्ल ही नहीं देखी, वो प्रपोजल फिजल आउट हो गया। उसी दिनों मेरी कुम्मी कपूर से मुलाकात थी, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने इंडियन एक्सप्रेस की बेहद शानदार पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट क्या थी। तो मैंने देखा एक सुबह सवेरे में अपने गार्डन में टहल रहा कि दूर गेट पे एक लेडी खड़ी हुई, हमारी नेम प्लेट वगैरह। तो मैं बाहर चला गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पहली बार मैं ज़िंदगी में उनसे मिला। वो मेरे अंदर आ गई, चाय वाय पी, फिर थोड़ी खुली, फिर उन्होंने अपने थैले से कुछ पेपर निकाल के दिखाने शुरू किए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी कि जी ये डिज्नीलैंड जो बन रहा है इसका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने उनको जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया। बाद में वो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ उस इशू पे, तो फॉर्चुनेटली उसकी वजह से ये आइडिया किल हो गया, वरना ऐसे आइडियाज ऐसे होते हैं जो अफसरों को तो जेल में पहुंचा देते हैं। तो बहुत बड़ी एक मुसीबत में फंसने से मैं बच गया। मुसीबतों की बात हो रही है, आप हरियाणा काडर के अधिकारी थे और मैं तो बस वो दृश्यात्मकता, मतलब जिस तरह से आपने लिखा है कि मुख्यमंत्री एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसको यहाँ पे डीसी बोलते हैं, अपने कमरे में बुलाए, 2 मंत्रियों और कुल जमा 4 विधायकों के सामने बुरी तरह हड़काए, बात नहीं मानते हो ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हारा, बुरी अवस्था समेट लो। और फिर कुछ ही मिनटों बाद कुछ और रूप देखे, फिर से भजन लाल, मेवात के 2 मंत्री कुल 4 विधायक। बताइए क्या है मामला? वो भी यही था कि उस जमाने में राव बीरेंद्र सिंह एमपी थे और यूनियन मंत्री भी थे केंद्र में, बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे और पॉलिटिकली बड़े पावरफुल थे। तो भजन लाल जी के पॉलिटिकल इक्वेशन में उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। तो ये 4 मंत्री जो आए, 2 मंत्री और 2 एमएलए के, जी चारों मुसलमान थे बाय द वे। तो क्योंकि कम्युनलिज्म वाला फैक्टर भी बीच बीच में कहीं से आ जाता है। उन्होंने जब ये शिकायत की कि जी हमारे सुनता नहीं है डीसी, सिर्फ राव साहब की सुनता है, तो उन्होंने मुझे बुला के बहुत हड़काया कि जी आप मैं तबादला कर दूंगा। तो मेंटली मैंने अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी उसी कन्वर्सेशन के दौरान। जैसे ही वो लोग गए उन्होंने अंदर बुलाया कि ले जो मैंने कहा था वो सिर्फ उनके लिए कहा था, तुम जो काम कर रहे हो तुम बढ़िया कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, कोई तुमको अपने उसमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं। तो ये पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट की जो अंडरस्टैंडिंग या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है, ये उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा होता होगा कि देश की एक केंद्रीय मंत्री,
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक मुख्यमंत्री फोन पे एक ऑफिसर को लेकर झगड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का नाम सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, आईएनबी मिनिस्टर। फोन की दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स में बहुत एरोगेंट टोन में लड़ रहे हैं, और लड़ाई की वजह चौटाला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SY कुरैशी। क्या है मामला ये? जी, आपके चक्कर में सुषमा जी को चौटाला से सुनना पड़ा। ये 2 एपिसोड मेरे इसमें हैं शायद, कि एक तो मेरी पोस्टिंग एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर कैसे हुई, वो भी इंटरेस्टिंग है। जी, माइनिंग वाले से शुरू करते हैं ये बात। माइनिंग, फिर सफदरजंग एयरपोर्ट का हेलीकॉप्टर वाला कन्वर्सेशन, फिर विल कम टू इस तरह बताइए साहब। तो हुआ ये कि मैं देवीलाल जी के साथ मैंने काम किया था, मैं उनका डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन था। जब सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र में मिनिस्टर बन के आई जी, तो आपके शेखर गुप्ता उस वक्त कब रिपोर्टर थे जब मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन था देवीलाल का। तो चंडीगढ़ ब्यूरो में हुआ करते थे। चंडीगढ़ में, जी। तो जब इतने क़ुर्बत के बावजूद मेरे जब चौटाला साहब सीएम बने, मैं उनके करीब था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी इंट्रीग करती है। मुझे एक दफ़ा वहीद मारवा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि वे कह लेंगे हमारे पास अगर 10 सिफारिशें आती हैं तो उनमें से 9 ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, सिर्फ 1 पॉलिटिशियन की होती है। बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारे किसी वेल विशर ब्यूरोक्रेट ने उनके किसी सीएम के कान में, और एक तरीका है यस मिनिस्टर से कोई सीखे, जो सीरियल था कि कभी किसी BBC का बड़ा मशहूर सीरियल, किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो उसकी बुराई ना करो, चालाकी से तारीफ करो कि जिस दूसरे को भी यकीन आ जाए। तो उन्होंने कहा कि सर ये कुरैशी बेचारा, इसका परिवार दिल्ली रहता है, इसको हर हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता है। बेसिकली वो सुनाना ये चाहते थे कि हर वीकेंड पे ये दिल्ली चला जाता है, तो इसको जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसको दिल्ली लगा दें। तो उन्होंने कहा हाँ बेचारे को दिल्ली जाना पड़ता है, कष्ट होता है, चलो दिल्ली लगा देते। दिल्ली में कोई पद वद था नहीं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन कमिश्नर, उससे बेकार की कोई जॉब कभी हो ही नहीं सकती। फिर बाद में उन्होंने तरस खा के मुझे हरियाणा मिनरल कॉरपोरेशन का MD भी लगा दिया। उस की हैसियत से मैं एक दफ़ा मुझे चंडीगढ़ बुलाया कि साहब ये जो फला माइन है जिससे हमारे पूरे तनख्वाहें निकलती थी, कि तो ये किसी प्राइवेट को देनी है। तो मैंने कहा कि साहब ये तो मैं नहीं कर सकता, प्राइवेट को देनी है। महेंद्रगढ़ में एक माइन थी, महेंद्रगढ़ में एक माइन थी कि ये स्लेट की माइन, तो अगर ऐसे ही वो है तो आप कंपनी बंद कर दीजिए, कॉरपोरेशन बंद कर दीजिए, लेकिन माइन कैसे देते हैं, तो हमारे तो सारे तनख्वाहें से निकलती हैं। तो ऐसी चीज़ तो चीफ मिनिस्टर को सुनाने वाला कोई था नहीं। तो ये सुन के वो तो बहुत नाराज़ हुए और मीटिंग भंग हो गई, ख़त्म हो गई। 3 महीने तक उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की और सलाम का जवाब देना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पद खाली होने वाला था, तो रोज़ाना एक कैंडिडेट का नाम आए और अगले दिन उनके मुखालिफिन उनके बाप दादा का बायोडाटा छपवा दें और उनका नाम कट जाए। एक कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा 5 कट गए। मेरा नाम स्पेकुलेशन के लिए लायक भी नहीं था, क्योंकि मैं तो डॉग हाउस में था, बिल्कुल ही हरियाणा में खुड्डे लाइन कहते हैं, खुड्डे लाइन में था। तो मेरा तो उसमें नाम भी नहीं आया कि जी ये कुरैशी भी हो सकता है। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन आया, कुरैशी क्या कर रहा हूँ? मैं तो क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा होता था। मैं चला गया कि जो मैं सफदरजंग एयरपोर्ट पे मैं आया हूँ, जाने वाला हूँ, तुम आ जाओ फ़ौरन। प्लेन में बैठ चुके थे, प्लेन स्टार्ट होने वाला था। तो उनको जब सिक्योरिटी ने बताया कि कुरैशी आ गया, तो उन्होंने पायलट को कहा इंजन बंद करो, चलो नीचे। मुझे ऊपर बुला लिया और उन्होंने कहा कुरैशी साहब मैं आपको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। मैं हैरान, जो आदमी मुझसे 3 महीने से बात भी नहीं कर रहा, वो मुझको अपने इतनी इंपॉर्टेंट जॉब दे रहा है, ये कैसे? तो मैंने कहा कि सर आपने सोच लिया है? तो वो कहते हैं कि कुरैशी कोई चीफ मिनिस्टर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बगैर सोचे लगाएगा? तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर होना अच्छी रहती हैं, कि कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं कि इन कामों की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं अच्छा हूँ। यानी मुझे नए नए डेवलपमेंट के कार्यक्रम व प्रोग्राम बहुत आते रहते हैं माइंड में, उनमें से 10 में से 5 इम्प्लीमेंट भी करते। तो दूसरी चीज़, मुझे भारत सरकार से पैसे लेने की गुर आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ। कह लगे यही तो चाहिए, बात हो गई। फिर उन्होंने कहा खुद ही जो मैं कहने वाला था, भैया इसको सीक्रेट रखना। तो मैंने भी कहा सर मैं भी ये कहने वाला था सीक्रेट रखना, वरना मुझे अपने मेरे बाप दादा की हरकतें अखबार में पढ़ने को मिल जाएंगी।
खैर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो इस हालात में मुझे जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी में लगा, साल 1.5 साल के बाद सुषमा जी का फ़ोन आया कि याकूब डीजी दूरदर्शन की पोस्ट खाली हुई है, मैं चाहती हूँ तुम उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा मैडम तुम आना चाहोगे? मैंने कहा मैडम मैं बिल्कुल आना चाहूँगा, मुझे भारत सरकार में काम किया है मैंने, तो वहाँ का ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वातावरण, तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बजाय मैं चौटाला साहब से कहूँ, वो कहेंगे बड़ा अनग्रेटफुल आदमी है, इतनी पावरफुल जॉब मैंने दी और ये छोड़ के उसको लात मार के भाग रहा है, तो इसलिए आप अगर कहेंगी तो अगर ना भी कर देंगे तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे कि मेरी कहीं डिमांड है, और अगर हाँ कर देंगे तो वाह वाह बल्ले बल्ले। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो उनसे, तुम्हें मालूम है मेरे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तुम ही कोशिश करो। तो मैंने कोशिश की जो कामयाब नहीं हुई। फिर उन्होंने फिर कहा कि अब तो 3-4 दिन रह गए, तो मैंने कहा मैडम आप कर ही लीजिए बात। तो उन्होंने जो बात की कि लगे जैसे ही तुम दिल्ली आओगे बताना, अगले दिन हम आ रहे थे, मैंने बता दिया जाए। तो मैं बैठा हुआ था, एक और साहब बैठे थे, तो एकदम कुछ मैं, तो हाँ हाँ जी बहन जी बताइए, हाँ हाँ जिसको आप कहेंगे मैं भेज दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मेरी डीजी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों की पोस्ट खाली होती है, मैं हरियाणा का अफसर लगाना चाहती हूँ। तो कहने लगा हाँ जिसको कहिए नाम भेज देता हूँ। उस पर उनका कुरैशी, उसके ऊपर वो शुरू हो गए कि जो क्या? जी कि साहब तुम मुझे बर्बाद करना चाहती है। तो ये काफ़ी बहुत गुस्से में अपनी हरियाणवी में उन्होंने बातचीत कुछ की। तो इस बीच में मेरे जेब में फ़ोन बजा, सुषमा जी का था, मैं बाहर गया, कहेंगे याकूब मैं तुम अगर उनके पास बैठो तुमने सुनोगे मैंने बात की, उन्होंने तो कितना उन्होंने बुरा मनाया उसका, तो अब तुम ही अपने आप देखो किस तरह वहाँ से तुम नाम भिजवा सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन बचे। बहरहाल मैंने जो CMO में मेरे दुश्मन भी बहुत थे कि जलसी होती है, तो मैंने कहा उनको आगे लगाओ, वो जलस लोग हैं तो वो तो मुझे निकलवाना चाहेंगे। तो मैंने उनको आगे बढ़ा दिया, तो उन्होंने अपनी कहानियाँ सुना के मुझे इजाज़त दी। हमने कहा अच्छा ठीक है। पहले मुझसे पूछा नाम बताओ किसको, मैंने 2-4 नाम बताए, नहीं सबको टाल दिया। फिर एक स्टेज पे तंग आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपने नाम तो भेजो, चूँकि अब डेट आ गई, एक कल आखिरी डेट है, नाम तो भेजो, देखते रहेंगे हम किसको लगाएंगे तुम्हारी जगह। खैर मेरा इस तरह वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मैं यहाँ पे आया। तो दैट इज़ द स्टोरी जो आपने पूछी। Was he a very arrogant politician? हु? ओम प्रकाश चौटाला। नहीं, वो चौटाला साहब सख्त आदमी थे, लेकिन उनकी बहुत सारी क्वालिटीज जो लोगों को नहीं पता। बताइए, क्वालिटीज भी बताइए और गड़बड़ी ये भी बताइए। नहीं, उनका सख्त होना, उनका हार्श जबान से बहुत खराब थे। जबान से सख्त होना तो मशहूर था, लेकिन वो बहुत ही मेहमान नवाज भी थे। और उनके ये था, उनके इंटेग्रिटी के लोग करते थे, लेकिन उनके ऑनेस्टी की कहानियाँ लोगों को नहीं मालूम। अब जिस यूनिवर्सिटी चौटाला की ऑनेस्टी की कहानी जी जनाब बताइए। बल्कि मेरे बैचमेट थे वाजपेयी जी के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अशोक साइकिया, उन्होंने कहा पीएमओ में रहे, पीएमओ रहे ना, अशोक साइकिया ने कहा कि यहाँ कुरैशी तुमको चौटाला ने लिया है, चौटाला साहब मेरी निगाह में ऊंचे हो गए, क्या अगर तुमको ये चुन सकते हैं तो उनमें कुछ खूबी है। तो उन्होंने ये एक स्ट्रे कमेंट, तो उनका ये था कि जिस IIM इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में मैं चांसलर एमेरिटस हूँ, वो बताते हैं कि 7-8 एकड़ ज़मीन में उनके पास गए, उन्होंने फ़ौरन हुड्डा वाले को बुलाया नक्शा कि भैया जिस पे उंगली रख दो ज़मीन है तुमको ये दे दूँगा। तो कहने लगे एक नया पैसा जो लिया हो, उन्होंने फ़ौरन इन्होंने जिस उंगली का जी मुझे ये दे दो, उन्होंने अलॉट कर दी। इसी तरह मुझको ये मेदांता वाले जो हॉस्पिटल है मेडिसिटी, तो मेदांता उनको भी ये सब फ्री दिया है, ये मुझे रिलायबल सोर्सेज से, और हुडा वालों ने बताया कि कोई लेन देन डॉक्टर नरेश त्रेहन को। तो चौटाला साहब भर्ती भी वहीं थे मेदांता में, वहाँ जाकर बीमार होते थे, वो वहीं फिर रहते थे जब वो JBT घोटाले में जेल में थे। जी वो अगर मैं रहा होता उनके साथ तो वो घोटाला भी ना होने देता। बताइए कैसे? नहीं, इन द सेंस कि उनके जो एडवाइज़र थे ना, 6-7 एडवाइज़र थे, तो एजुकेशन किसी और के पास था, वो ये उसने उसका रोकना। एक रजनी शेखरी सिब्बल है हमारी ऑफिसर, बड़ी ब्राइट और बड़ी ऑनेस्ट, वो डायरेक्टर थी। उनके ज़माने में जब ये पता लगा कि भाई ये सिफारिशी रूल तोड़ के सिफारिशी लोग लगा दिए, ये जज ने भी ये बोला जिसने इनको 10 साल की सज़ा दी थी कि इसमें चौटाला ने पैसा नहीं बनाया है, इसमें सिर्फ पक्षपात ये किया है कि वो कोई MLA गया कि साहब मेरा छोरा
मेरी छोरी, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, इस तरह के और कुछ अफसर वो अपने अपने लोगों को लगवा गए और बेचारे बुढ़ापे में चौटाला साहब जेल में गए। तो इसलिए उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, वो ये होता ही है कि भाई अप्लाइज करने के लिए सिफारिशी को अप्लाइज कर देते। एक और जो चौटाला साहब की खूबी थी, इतने मेहमान नवाज थे वो कि जब कभी मैंने उनके दस्तरखान पे 10 आदमी से कम नहीं देखे, अकेले कभी नहीं खाते थे। जो भी, अगर आप 12 बजे वहाँ पहुँचे और खाना 1:30 बजे होना है, आप खाने खाए हुए बिना जा ही नहीं सकते। और एक हाली का एक शेर सुनते थे, अगर है हाली का वो, लेकिन हाली के नाम से बार बार सुना मैंने उनसे कि हाली खुदा का शुक्र कर, कुर्बान जा मेहमान पर, जो अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये हमेशा कहते थे। तो वो इसे इनकी एक हॉस्पिटैलिटी भी थी। गांव-गांव में बच्चे बच्चे को नाम से जानते थे। वो 5 साल बाद भी जाएंगे, अरे चौधरी फला तेरा बेटा वो जो ये कर रहा था वो अब क्या कर रहा है। तो उस वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी, उनकी में बड़ी ह्यूमन क्वालिटीज़ भी थी। तो लेकिन वो ज़रा डाउन प्ले हो गई और उनके जो नेगेटिव्स थे वो ज़रा, क्या नेगेटिव थे? नहीं, नेगेटिव उनकी इंटेग्रिटी और उनके हार्श लैंग्वेज पर जिक्र था। अब जैसे उस जिस जज ने इनको 10 साल की सज़ा दी, उसने खुद ही इसमें जजमेंट में लिखा है। उन पे ये भी इल्ज़ाम लगता है, जैसे चौधरी देवीलाल के लिए कहा गया कि वो पीछे पड़ गए फिर एसके मिश्रा के रेड पे रेड, वैसे ही चौटाला के लिए कहा जाता है कि युद्धवीर सिंह खयालिया समेत कई ऑफिसर्स के जब वो पीछे पड़ गए तो बिल्कुल नाक में दम कर दिया। ये बात बिल्कुल ये ठीक है कि जिसके पीछे पड़ जाते थे, परेशान करने की हद तक। हाँ, लेकिन उसको मैंने उसका समाधान, मैंने शायद इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये हुआ ये कि जिस अफसर से नाराज़ हो गए वो ब्लैक लिस्ट उनका हो गया, उसके पोस्ट भी ख़राब दे दी, बिल्कुल ही नॉन जॉब। और वो अगर फिर दिल्ली कहता है जी मुझे दिल्ली जाने दो, तो दिल्ली भी ना जाने दे। तो एक दिन मैंने चौटाला साहब को समझाया, क्योंकि समझाने का काम हमारा है। तो हमने कहा कि सर आप जो आउट ऑफ फेवर हैं, ये ऐसा नहीं है कि अफसर नालायक हैं या बेईमान हैं। अफसर एक से एक ब्राइट है, आपको पॉलिटिकली पसंद नहीं है, आप ऐसा कीजिए, एक तो मुझे 5-7 ऐसी पोस्टें बता दीजिए जिस पे इनको नहीं लगाना है, लेकिन बाकी पोस्टों पे मुझे इजाज़त दीजिए। खाली बैठा हुआ एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, ये खाली बैठे हुए खुराफात करेंगे, मैं इनको किसी न किसी जॉब पे लगा दूंगा। उन्होंने फ़ौरन मान के उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 25-30 अफसरों को इस तरह रिहेबिलिटेट कर दिया, वो आज तक ग्रेटफुल हैं कि भाई बेकार घूम रहे थे, उनको काम पे लगा दिया। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि ये दिल्ली नाम नहीं भेजा करते थे। मैंने चौटाला साहब के कमरे में एक मीटिंग बुलाई, मैंने और उनको लेक्चर दिया कि कुछ तो दिल्ली जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आराम तलबी हो जाती है कि जहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं और गाड़ी वाड़ी से मिली हुई है, दिल्ली जाके तो वहाँ पे बस में भी ट्रैवल करना हो सकता है। तो और यह चौटाला साहब नहीं भेजते थे। तो चौटाला साहब को तो मैंने समझाया कि सर बंसीलाल जी तो मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री जा के अपने अफसरों की पोस्टिंग कराते थे, क्योंकि हरियाणा का अफसर होम मिनिस्ट्री में होगा, सिविल एविएशन में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, तो हमारे 10 काम कराएगा, और आप उनको जाने नहीं देते, तो ये तो हरियाणा के लिए मुश्किल काम है। बात उनको समझ में आई, समझाने वाला होना चाहिए ना। फिर दूसरे, मैंने उन्हीं की मीटिंग में उनके सामने ये कहा, मैंने कहा कि साहब अगर चौटाला साहब मुझे इजाज़त दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम बोल रहा है, मैं तो आज दिल्ली चला जाऊं। मुझे किसी अफसर ने कहा कि सर आपने चौटाला साहब के मुंह पे उनकी दी हुई पोस्ट को ठुकराने का इतने ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा मैं कोई स्कीमिंग या चालाकी में नहीं, मैं तो अपने स्पॉन्टेनियसली ऑनेस्टी में बोला। उसके नतीजे में चौटाला साहब की पॉलिसी बदली, उन्होंने जितने नाम दिल्ली जाना चाहते थे उनको सबको जाने दिया, और तो वो रिहेबिलिटेट हुए। जो नहीं जाना चाहते थे, आउट ऑफ फेवर थे, उनको हमने 5-7 6 जॉब छोड़ के उन सबको लगाया। तो एडवाइस देना भी ज़रूरी होता है। कहते थे उनके एडवाइज़र को, कहते थे कि चौटाला साहब ने कहा उसके जाके थप्पड़ मारो, वो कहेंगे थप्पड़ क्यों, मैं टांग तोड़ देता हूँ। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि अगर सीएम कह रहा है टांग तोड़ दो, जी टांग तोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं थप्पड़ से काम चला लूँगा, थप्पड़ की ज़रूरत नहीं, मैं समझा के काम चला लूँगा, ये हमारा काम होता है। लेकिन बहुत सारे एडवाइज़र उनके ऐसे थे जो उल्टी पट्टी पढ़ा दिया करते थे, जो कि ब्यूरोक्रेट भी थे। ब्यूरोक्रेट ही थे। नहीं, मैंने कहा दर्शकों के सामने भी स्पष्टता रहे। जी जी जी। ये हम लोग ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। भला कौन ऑफिसर पीएमओ की पोस्टिंग से इनकार करेगा? क्यों मना कर दिया आपने? और एक जगह आपने और एक दूसरे चैप्टर में लिखा है कि
द बर्डन ऑफ बीइंग मुस्लिम की एक्स्ट्रा वेटिंग होगी, होम मिनिस्ट्री में जाओगे, पीएमओ में, क्या ऐसा होता है? जी जी, ये होता है डिफेंस में, होम में और पीएमओ में पीएमओ में। यदि किसी जो भी मुसलमान को लगाया जाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती ये है। एक जो हमने सुना है, पर्सनली तो कोई Did you एफिडेविट देके experience तो नहीं it? है। Did you नो नो, experience मैं it? तो इसीलिए गया ही नहीं ना वहाँ पे। वरना उसमें होता क्या है कि ये जो सेंसिटिव मिनिस्ट्री है वहाँ पे वेटिंग तो सबकी होती है। उसका मतलब है कि उनकी पॉजिटिव वेटिंग कहलाती है कि आपका फ़ोन टैप होगा, बार बार होगा, आपकी फैमिली का होगा, सब क्या होगा। तो ये कुछ लोगों के लिए आइडिया नॉर्मल है, कुछ को ये आइडिया बुरा लग सकता है कि उनकी प्रिवेसी पे अटैक है। तो और क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही है, वेटिंग तो होनी ही चाहिए। तो मेरे पास मैं जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर था और बड़ी यूनिक जॉब थी। एक तो सेक्रेटेरिएट जॉब एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, दूसरे आई वाज आल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन। 3 लाख यूथ क्लब पूरे हिंदुस्तान में हमारे यूथ क्लब थे, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान मेरी फील्ड पोस्टिंग हो गई। फिर 300 यूनिवर्सिटी में नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस स्कीम थी। 300 यूनिवर्सिटी में मैं इनवाइट होता था, जाता था, विजिट करता था। तो फील्ड जॉब की फील्ड जॉब और सेक्रेटेरिएट की सेक्रेटेरिएट जॉब, इससे अच्छी तो कोई जॉब नहीं। उसको छोड़ के मैं एक पिंजरे में बंद होने, क्योंकि पीएमओ की जॉब मेरे राय में एक पिंजरे से कम नहीं है। आप बिल्कुल जाके एनोनिमस हो जाएंगे, इससे आपका सोशल कांटेक्ट कम हो जाएगा, आप कभी डिनर शिनर पे नहीं दिखाई देंगे कहीं कि भैया वो वेटिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो बेचारे वहाँ पे बैठे हुए अपने मिडनाइट ऑयल अपना बंद करते रहते हैं। तो जब मुझे किसी ने बताया कि था आपको, तो मुबारक हो, क्या हुआ कि जी आपकी पोस्टिंग हो रही है पीएमओ में। तो मैं हैरान, मैंने कहा था गुप्ता जी का फोन आया था। कोई गुप्ता जी, इनका फर्स्ट नेम मैं भूल गया, शायद के गुप्ता थे वो, नहीं है वो, मैं भूल गया। किताब में भी आपने सिर्फ वो गुप्ता इसीलिए कि PMO वो लिखा पूरा है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका याद आया। तो और कोई ऐसा मुझे मिला भी नहीं, इससे मैं क्रॉस चेक करूं। तो खैर वो उन्होंने जब कहा तो कहने लगे कि ओ बनो नहीं। तो जैसे मुझे मालूम है मैं छुपा रहा हूँ, मैंने कहा नहीं भैया वाकई मुझे नहीं मालूम है और ना मैं जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा। तो खैर उसी दिन मैं गया, मेरे पड़ोस में ही मिस्टर निशिकांत सिन्हा रहते थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे पीएमओ में, जो हमारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र वही देखते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर मुझे पता लगा कि मेरा पोस्टिंग आपके यहाँ हो रही है, तो मैं तो नहीं आना चाहता। पहले तो बड़े नाराज़ हो कि तुमको पता कैसे लगा। तो मैंने कहा सर किसी ने बता दिया, अगर ये सच है तो मैं तो नहीं आना चाहता। तो कह लेंगे क्यों। वहाँ पे मैंने कहा कि साहब मुझे 2 चीज़ें मुझे एक पसंद नहीं, कि अगर आप मुझको एज ए ब्लू ब्लडेड ऑफिसर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक मुस्लिम कोटा में ले रहे हैं कि एक मुसलमान ज़रूर चाहिए, तो वो लेबल मुझको नहीं पसंद है। तो नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुस्लिम ऑफिसर की ज़रूरत होती है, वक्फ रिलेटेड मैटर्स हैं, कुछ और मैटर्स हैं जिसमें मुस्लिम पर्सपेक्टिव हमें चाहिए होता है। तो लेकिन ये सब उन्होंने मेरे बातें एक्सेप्ट नहीं की। फिर मैंने अपना टैग बदला। वो बहुत अच्छे फादर थे, अपने उनकी 2 बेटियां थी, उनको रोज़ाना वो पढ़ाते थे, उनको मैथमेटिक्स या जो कुछ पढ़ाते थे। तो हम ऊपर से, हमारे यहाँ ऊपर आवाज़ आती थी वरांडे में, तो मेरी बीवी भी उनकी कहती थी कि देखो कितने अच्छे फादर हैं, एक तुम हो कि तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते। तो बाहर फिर मैंने कहा जी मेरे बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं क्लास में हैं। इमीडिएटली वो पिघल गए। उन्होंने कहा अच्छा क्या पढ़ाते हो। वो बाहर आ, उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फिर उन्होंने कहा तुम ही कुछ नाम बताओ, जो तो मैं नाम बना के 25-30 के ले गया कि जी ये नाम है। वो किसी पे एग्री नहीं करके अच्छा ठीक है बाद में हम देख लेंगे। तो उन्होंने मुझे बख्श दिया। बाद में मैं KR वेणुगोपाल, जो सत्य नडेला के फादर इन लॉ हैं, उनके पास गया। वो मेरे बॉस रह चुके थे। उन्होंने कहा याकूब तुमने बिल्कुल ठीक किया, ही इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया। कह लगे 6 महीने पहले मैंने तुम्हें बाय नेम मांगा था कि मुझको पीएमओ में SY कुरैशी चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं हम ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक मुस्लिम ऑफिसर वहाँ पे इम्तियाज़ खां मौजूद है। तो इसलिए तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल वो ये मैंने एक एपिसोड लिखा है, राइट या रॉन्ग, पीएमओ में होके मुझे बड़े फ़ायदे भी हो सकते थे, लेकिन मेरा एक ये भी उसूल था कि पीएमओ, डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री, जहाँ पे एक्स्ट्रा वेटिंग होने लग जाए तो वो थॉट ज़रा मुझे अनोइंग लगता था। हो सकता है मेरा वहम है, लेकिन बहरहाल जो भी है ये मेरा ख्याल था।
ये सुषमा जी वाले प्रसंग में भी हुआ कि जब सुषमा जी आपको डीजी दूरदर्शन लेके आई तब उनको भी ये सुनना पड़ा। उनको ही सुनना पड़ा, अगर सुनना पड़ा। और वन ऑफ द पीपल जिन्होंने ये शुरू में उन पे इल्ज़ाम अरुण लगाया, जेटली। नहीं, मुरली मनोहर जोशी साहब जो मेरे एचआरडी मिनिस्टर बने और मेरे से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हर तीसरे चौथे महीने अगर मैं उनसे मिलने नहीं जाता तो उनको फ़ोन आता है, कुरैशी तुम आए नहीं बहुत दिन से, आ जाओ चाय पियो। तो इतने पर अच्छे शुरुआती दौर में तो अरुण जेटली से भी आपकी अरुण थोड़ा जेटली खिंचाव रहा। अरुण जेटली मेरे बड़े उनको लगा आप सुषमा जी के खास हैं। ख़ास है, तो इस वजह से वो मुखालिफ थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक्शन में देखा, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ तो मैं वैसे भी पॉजिटिव होता था और वो ऑपोजिशन के मेन वो थे, बल्कि ऑपोजिशन लीडर थे, वो सारे लीगल चीज़ संभालते थे बीजेपी का, तो वो आते रहते थे। तो उन्होंने जब मुझको देखा कि आदमी तो ठीक आदमी है, भला है, शरीफ है, ईमानदार है, तो वो मेरे बड़े सपोर्टर हो गए। बल्कि उन्होंने तो एक दिन मुझे करोड़पति बना दिया होता। आईपीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने मुझे लगा दिया, जो मैं 24 घंटे के अंदर अपने को करोड़पति समझने लगा। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ और ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से वो इररिलेवेंट हो गया। तो लेकिन द फैक्ट कि इतनी गुडविल उनके लिए, आप दीपक पारेख और नितिन देसाई तीन बनाए गए थे। तीन बनाए गए थे। मुझे हर तरफ से मुबारकबाद आई ना, तो इस तरह मुझे पता लगा। और लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड रही। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है कि जेटली साहब ने मुझे इस लायक समझा, और उन्होंने बल्कि मेरी किताब की एक इंडोर्समेंट में वन ऑफ द वाइजेस्ट और सोबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने लिखा। इंटरेस्टिंग। बड़ा ब्यूरोक्रेसी में ऐसा होता है कि सब तरह के लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है, थोड़ा वक्त की पाबंदी है। आप बराक ओबामा से भी मिले, आप एमएफ हुसैन से भी मिले, दुनिया जहां सुनील दत्त का ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन वो आपके दस्तखत लिए घूमते थे। जरा ये वाकया बताइए। ये इसलिए बताइए क्योंकि हम पत्रकारों से भी, हमारे पास जो सबसे ज्यादा पैरवी आती है वो एक तो ट्रांसफर की पैरवी आती है और दूसरी गन लाइसेंस की। मैं यूपी से आता हूँ रही से कि साहब आर्म्स लाइसेंस बनवा दो, हमारी तरफ तो बहुत ज्यादा कल्चर है। जी। वो ये था कि मैं सोनीपत का एसडीएम था, वहाँ पे हमने फिल्म स्टार नाइट की, और सुनील दत्त बहुत ही नेक आदमी थे और वो इन किस्म के कॉजेज़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो जब सोनीपत आया तो उन्होंने जिक्र किया, मैं भी बैठा था, हमारे कलेक्टर साहब एमडी अस्थाना, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा आर्म लाइसेंस रिन्यूअल ड्यू है, तो या आर्म लाइसेंस नया बनाना, ये इस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो मेरे डीसी साहब ने कहा कि कुरैशी चलो करो। तो हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उनका लाइसेंस बना के उनके हाथ में दे दिया। तो कई साल बाद जब मैं यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिटायर हो रहा था, तो एज ए सरप्राइज विजिटर मेरी फेयरवेल पार्टी में सुनील दत्त साहब, जो बाद में मिनिस्टर बन गए उसी मिनिस्ट्री के, कुछ समय मिनिस्टर, तो उन्होंने, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया कि मैंने कहा कि साहब उस ज़माने में उनका बेटा संजय दत्त मुश्किलात में था, तो मैंने लोगों से सुनाया कि मैंने कहा कि साहब देखिए सुनील दत्त जी के उसमें बैग में मेरे ऑटोग्राफ हैं, यानी मेरे आर्म लाइसेंस पे मेरे दस्तखत हैं, और आई विश मैं उनके बेटे को भी मुश्किलात ना होती है कि उसके पास भी मेरा ऑटोग्राफ होता। तो हंसी मजाक की बात थी। इमरान खान के साथ कैसा हंसी मजाक हुआ बानी गाला के उनके घर? इमरान खान, मैं गया था वहाँ पे, हमारी 8 कंट्रीज के ओनली पाकिस्तान ट्रिप? नहीं, हम कई पाकिस्तान नहीं, 2-3 बार गया हूँ मैं। तो बाद में इमरान खान जिस इलेक्शन में जीते हैं उसमें मैं ऑब्जर्वर था कॉमनवेल्थ टीम का, कॉमनवेल्थ का एक डेलीगेशन जाता है उसमें था। तो ये 2011 में तो मैं सीईसी था, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की कॉन्फ्रेंस थी जी। तो हमारे कॉमन फ्रेंड ने कहा कि मिलना चाहोगे उनसे? मैंने कहा मिल लूँगा, क्योंकि उस ज़माने में वो अभी पीएम बने नहीं थे, अभी पॉलिटिक्स में थे। वो रोज़ाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गाली देते रहते थे, बुरा भला कहते थे। तो मैं उनको ये समझाना चाहता था कि भाई वो इंस्टीट्यूशन जिसने तुमको किसी दिन जीता हुआ डिक्लेयर करना है, उसी को अगर आप बदनाम कर दोगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी के तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। तो मैंने कहा ये मैं उनको समझाऊंगा। तो बड़े तपाक से मिले, सब कुछ हुआ, चाय पानी सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने ये टॉपिक शुरू किया कि साहब आप जो ये करते हैं ये ना किया कीजिए, क्योंकि कल को वही इलेक्शन कमीशन आपको जीता हुआ बताएगी किसी दिन, तो फ़ौरन उन्होंने टॉपिक बदल के क्रिकेट की शुरू कर दी।
क्रिकेट मैं क्रिकेट इमरान खान से कहाँ डिस्कस करने के लायक था। तो वो इशू जो था, बजाय इसके कि वो फॉर्मेलिटी में ही सुन लेते मेरी बात, जो उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया और बाद में नुकसान भी उठाया। जी। अभी तक हमने नरेंद्र मोदी पे बात नहीं की है। आपने कुछ एक जगह जगह उनका जिक्र किया है। एक जब वो ब्रिटिश राइटर हैं लांस प्राइस, वो बायोग्राफी लिखते हैं और आपको नरेंद्र मोदी के कार्यालय से, पीएमओ से कॉल आता है कि साहब ये बायोग्राफी लिख रहे हैं मोदी पे, अगर आप इनसे मिल लें, क्योंकि आपसे बेहतर इंडियन इलेक्शंस के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। एक जगह प्लानिंग कमीशन का आप जिक्र करते हैं कि किस तरह की लाल फीताशाही थी, कैसे रोकते थे प्रोजेक्ट्स को, और फिर आप लिखते हैं कि थैंकफुली नरेंद्र मोदी व्हेन ही केम, तो जो एक ये लॉन्ग ड्यू रिफॉर्म था कि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया जाए। बताइए ज़रा इन प्रकरणों के बारे में और दो आपके कैसे तजुर्बे रहे हैं उनके साथ? हाँ, ये दो अलग अलग जी। वाक़यात हैं। उसमें एक तो ये था कि एक अंग्रेज़ जब ये पीएम बने, तो एक अंग्रेज़ जर्नलिस्ट लांस प्राइस, जो कि बीबीसी में भी रहे जो थे पहले। बीबीसी में भी रहे, जो वो एक इनके ऊपर किताब लिख रहे थे। मुझे बायोग्राफिकल न भी हो, लेकिन इलेक्शन 2014 के इलेक्शन के बारे में। तो मुझे पीएमओ से फ़ोन आया, उनके एक ऑफिसर का, उनके एसडी थे, कि जी पीएम के पास इस तरह एक साहब आए हुए हैं और पीएम चाहते हैं कि आपके पास मैं उनको भेज दूं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इंडियन इलेक्शन को आपसे ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं समझा सकता, तो आप इनको ज़रा इनको बताइए। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, भेज दो। तो वो साहब आए, 2-2.5 घंटे बैठे, मैंने ये सारा इलेक्शन का सिस्टम बताया। उस ज़माने में मैंने एक किताब भी लिखी थी, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, वो भी उसकी कॉपी भी मैंने उनको थमाई। तो विच शोज़ के पीएम हैड गुड ओपिनियन अबाउट मी एंड माय इलेक्शन पीरियड। दूसरा जो था, मैंने जो उनकी प्रशंसा की मोदी जी की, कि मैंने लिखा कि वाई आई हेटेड द इलेक्शन प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हमने देखा कि जिसका मैं खुद भी एक्सपीरियंस हुआ, मैंने किया कि प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पीएमओ का फ़ोन कॉल हो जाए तो वो सब कुछ मंजूर हो जाती थी, वरना हर चीज़ रिजेक्ट हो जाती थी। हमको लेक्चर भाषण देते रहते थे। और दूसरा मैंने ये देखा था कि पहले से इनका फैसला किया हुआ होता था, और वो आप जाएंगे, आपको ड्रामा होगा कि जी डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, रिज़ल्ट तो पहले से उनकी जेब में लगा होता था। तो उस एक्सपीरियंस के बिना पर मैंने जब मोदी जी ने आते ही प्लानिंग कमीशन को बंद करने का फैसला किया, तो मैंने उसकी बड़ी सराहना की, कि क्योंकि 13 साल तक एज चीफ मिनिस्टर ये जो ड्रामा होता था इलेक्शन प्लानिंग कमीशन का, कि जो आ रहे हैं, ऑलरेडी डिसीजन तो लिया हुआ है प्लानिंग कमीशन ने, और वो वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कंसर्न सीएम खड़े होकर उनकी फ़ोटो ऑफ हो रही है, फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं। तो वो 13 साल तक मोदी जी ने किया होगा, तो अंदर से उनको बहुत बुरा लगता होगा, क्योंकि ये होता तो सारा ड्रामा था। तो उन्होंने आते ही जो पहला काम किया, बड़ा अच्छा काम किया कि प्लानिंग कमीशन को बंद किया। बिल्कुल बेकार की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके मैंने और भी 2-3 सबूत दिए इसमें। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया आपने? प्रधानमंत्री के साथ मैंने किया है, जब आप पहले डेपुटेशन पे आए थे तब पहले थे राजीव थे। राजीव थे, नरसिम्हा राव जी के ज़माने में उनके ये साथ वीपी सिंह चंद्रशेखर के टाइम में वापस चले गए थे आप? चंद्रशेखर के टाइम में भी मैं दिल्ली में था। चंद्रशेखर तक के ज़माने में भी दिल्ली था, नरसिम्हा राव के ज़माने में था, वाजपेयी जी के ज़माने में था, और मनमोहन सिंह के ज़माने में तो था। वहीं से तो फिर मैं रिटायर हो गया था। बताइए ज़रा इन प्रधानमंत्रियों के बारे में। वी हैव वेरी लेस नहीं, फर्स्ट हैंड इन्फो। देखिए, आई वाज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू इंटरैक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली, लेकिन नन ऑफ देम थोड़ा बहुत किसी मीटिंग में देख गए, क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो तो बहुत ही शरीफ आदमी थे और बहुत ईमानदार थे। और जो हिंदुस्तान आजकल आईटी सुपर पावर है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ राजीव गांधी की है। उसको हम आजकल की पॉलिटिकल रीज़न से माने ना माने, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में कंप्यूटर की बात की, जब कंप्यूटर को कोई जानता नहीं था, बल्कि उनका नाम मजाक में कंप्यूटर जी कहना शुरू कर दिया था। अच्छा। राजीव गांधी को। तो उन्होंने जो ये कंप्यूटर, उसके ऊपर ड्यूटी हटाना, गांव में पहुंचाना इतना सस्ता, जो और वो उनके सैम पिट्रोडा ने जो 5 टेक्नोलॉजी मिशन
इसी तरह टेलीफोन रेवोल्यूशन, कल ही मैं पढ़ रहा था कि 60-70 कंट्रीज का एनालिसिस हुआ, सबसे चीपेस्ट वाईफाई इंडिया में है। तो वो ये टेक्नोलॉजी की टेलीफोन गांव-गांव में हर एक के आदमी, हर बंदे के हाथ में होना चाहिए। ये उनका फिर लिटरेसी मिशन, 4-5 मिशन उनके बड़े फॉरवर्ड लुकिंग थे। वो तो हालात ने उनके साथ बड़ी ज़्यादती की कि वो ईमानदार आदमी। और मैं हरियाणा भवन में था तो सारी अपोजिशन पॉलिटिक्स हरियाणा भवन में होती थी। मुझे याद है एक दफ़ा मुलायम सिंह यादव कहते हुए किसी ने कोई राजीव गांधी को बेईमान कह दिया, तो मुलायम ने ऐसी झाड़ लगाया, उसने कहा कि देखो हम पब्लिकली ज़रूर उनको बेईमान और ये कुछ झाड़ लगाते हैं, उससे ज़्यादा ईमानदार कोई लीडर नहीं है। मुलायम सिंह ने हरियाणा भवन में हरियाणा भवन में प्राइवेट कन्वर्सेशन में कहा कि देखो पब्लिकली हम कुछ भी कहें, लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी बहुत ईमानदार है। तो बहुत ये वो दौर है जब बोफोर्स की बात चल रही थी। बोफोर्स की, अब 70 करोड़ की बात थी। कितनी सरकारें आके चली गई, आज तक कौन गिल्टी पकड़ा गया? आज तक गिल्ट क्यों नहीं साबित कर पाए? नाम आज भी बोफोर्स कर ले देंगे, लेकिन वेयर इज द कन्विक्शन? अपोजिशन की सरकार तो 15-20 साल रह ली उसके बाद, है ना। इसमें अगर आपकी दिलचस्पी हो तो चित्रा सुब्रमण्यम की किताब है बोफोर्स के ऊपर, विस्तार से उन्होंने लिखा है कि क्रमशः सरकारों ने किस तरह से जांच का ढोंग किया, ठीक से जांच नहीं की। अभी तक क्लोजर नहीं हुआ है उस मामले का पूरी तरह से। उसमें उन्होंने सब सरकारों को लपेटा है, बिकॉज शी वाज देयर। इधर मैं वाजपेयी जी से 2-3 बार मिला एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम विद चौटाला साहब। तो वो तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत ह्यूमरस थे। वो बात सुनेंगे आंखें बंद करके, पूरी बात सुन के, और फिर एक लफ्ज़ बोलेंगे, वो 5 मिनट तक हंसाने के लायक होता था। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका परसेप्शन और बिल्कुल आंख बंद करके सुनना, वो उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल था। बहुत कम बोलते थे वो। तो वो था। डॉक्टर मनमोहन सिंह से तो काफ़ी इंटरेक्शन, मुलाकात रही, जो ऑफिशियल टाइप के फंक्शंस में। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है सर। आप पॉलिटिक्स से, ब्यूरोक्रेसी से इतर भी तमाम कमाल लोगों से मिले, लेकिन जिन 2 नामों को सुन के मुझे आपसे रश्क हुआ कि अरे साहब बताइए, ये मिल लिए, हम नहीं मिल पाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ एंड वीएस नायपॉल। ओके, बताएं ज़रा। जी, ये दोनों से मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई। जी, चंडीगढ़ में नायपॉल की पहले बात करते हैं कि ये इंडिया आए हुए थे, 1975 की बात है, और मिश्रा जी के घर पे, मिश्रा जी के घर पे, या उनके हमारे स्टेट गेस्ट हाउस में, ये वन ऑफ द टू। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, बिकॉज आई वाज वर्किंग क्लोजली विद मिस्टर मिश्रा। तो नायपॉल इधर उधर बात करते करते सडनली मुझे मिले, भाई आप कौन है, क्या है? मैंने बताया, कुरैशी मेरा नाम है, सिविल सर्वेंट हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, 500 साल का। जैसे ही मैंने 500 साल, उस पर तो बड़े चौंके। फिर उन्होंने सवाल किए कि अच्छा तो कितने हैं, मुस्लिम क्या है कि पार्टीशन में वो चले नहीं गए थे, यहाँ पे रह गए, कौन रह गए, वगैरह वगैरह। वो सारी बातचीत हुई, और वो डिनर ख़त्म हुआ, हम अपने घर, वो अपने घर। 2 साल बाद मेरे पास फ़ोन आया, मिस्टर BS ओझा, जो मिश्रा साहब के सक्सेसर बाद में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उनका, कुरैशी तुमने इसकी नायपॉल की किताब वुंडेड सिविलाइजेशन देखी है? मैंने कहा मैंने नाम भी नहीं सुना। तो कह लेगा, आओ मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने वो किताब अपने कमरे में गया, उनका दिखाई, तो उसमें उन्होंने फॉरवर्ड में ही लिखा हुआ कि दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू इंडिया इन ए सिटी इन नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़, I met a young civil servant, Qureshi, who said that his family belonged to Delhi for 500 years, and what may seem like boasting in Europe is the reality of India. And that उस पर उन्होंने पूरा इंडिया की सिविलाइजेशन को बेस किया। ये 1977 में आई है सर विद्याधर नायपॉल की किताब, नोबेल प्राइज विनर है, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उसका 8वां पेज नंबर 8 है फॉरवर्ड में, उसमें लिखा है, आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। जी जी जी। Indian history telescopes easily, and India, this time in a northern city, I was to meet a young man, a civil servant who said his Arab ancestors had come to India 8 centuries before, during the great Islamic push of the 12th century. When I asked where he lived, he said, my family has been living in Delhi for 500 years, and what in Europe would have sounded like boasting wasn't boasting in India. The family was a modest one, had always been modest, their surname Qureshi indicating the religious functions they had performed throughout the centuries.
The entry of a member of the family into the administrative service was a break with the static past, a step up after 800 years. The young man compared his family with those of the Muslim masons and stonecutters, descendants of the builders of the Mughal palaces and mosques, who in Delhi still sat around Shah Jahan's great mosque, the Jama Masjids. Craftsmen as needy and as ragged as their ancestors had been, each man displaying the tools of the craft he had inherited, waiting to be hired, ready to build anybody a new Delhi. वेरी गुड, आपने अच्छा याद दिला दिया सर। तो हालांकि थोड़ा सा उनको इसमें अंडरस्टैंडिंग में ज़रा से डिफरेंस हो गया। मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि मैं बिल्डर और मेसन की फैमिली का हूँ। मैंने ये कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग थे मुसलमान वो चले गए थे पाकिस्तान, इक्का दुक्का बचे थे, उन इक्का दुक्का में हमारी फैमिली थी, लेकिन ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास थी वो रह गई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एलीट लार्जली माइग्रेटेड, जो सबसे ज्यादा जोर शोर से पाकिस्तान मांग रहे थे वो बाहर चले गए थे, और उनमें से जो रेयर 2-4-10 फैमिली रह गई थी उनमें हमारी फैमिली थी। और फैज साहब मेरे एक बड़े बॉस थे जो कमिश्नर अम्बाला डिवीजन रहे, मेरे बॉस थे मिस्टर वीपी जौहर, बहुत नफीस इंसान और उर्दू डिविजनल कमिश्नर थे अम्बाला के, जब आपको डांट लगाने के लिए बुलाया गया था। वही जौहर साहब ही वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मी। एक तो उर्दू लिटरेचर के वो फैन थे, जैसे कन्हैया लाल पोसवाल थे ना, जौहर साहब तो उर्दू लिटरेचर, उर्दू शेर शायरी उस पर फिदा थे। तो और इनकी पर्सनल फ्रेंडशिप थी फैज़ अहमद फैज़ से, क्योंकि ये भी लाहौर के थे, वो भी लाहौर के रहे। तो 2 बार मैं फैज़ साहब से जौहर साहब के घर में मिला हूँ, बल्कि उनकी एक फ़ोटो मेरे पास थी और उस पर उन्होंने फैज़ साहब ने लिखा था कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे जी। वो फ़ोटो है मेरे पास कहीं, लेकिन बहुत सारे कागज़ों में कहीं दबा हुआ है, वो निकाल के उसको फ्रेम का हो सकता तो मैं यहाँ छापता, वो मुझे मिल नहीं पाया। तो बहुत नफीस आदमी थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे, सुनने में भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता था। तो उनसे मुलाकात 1 बार नहीं 2 बार हुई। जौहर साहब ने बाद में इतने, चूँकि मैं बहुत मोहब्बत करते थे, वो 38 सेक्टर में रहते थे, तो फर्स्ट फ्लोर उनकी खाली थी, उन्होंने मुझको बड़े कंसेशनल रेट पे अपना टेनेंट बना दिया, लेकिन एक शर्त लगा दी, खाना साथ खाओगे, खाना तो मेरे साथ खाओगे रोज़ाना। अच्छा, उनको अपने शाम के मशरूब का शौक़ था। But he wants to say कि जौहर साहब रोज शाम को शराब पीते थे। थोड़ा मैं खोल के बता देता हूँ आपको जी। और मैं टीटोटलर था, तो आपने कभी जीवन में शराब मैंने जीवन में कभी नहीं पी, लेकिन उन्होंने इसको बर्दाश्त किया, मैंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन उर्दू शेर व शायरी, लिटरेचर वगैरह ये सब पे गुफ्तगू, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे अपने घर में। बर्दाश्त से मुझे ध्यान आ गया वो पंजाब का आईपीएस जो आपके कमरे में आया, कि मैं देखना चाहता हूँ कौन मर्द है जो प्रेशर झेल रहा है, अपने सीनियर को आके बोल रहा है। जी, बड़े कमाल के किस्से हैं, कुल जमा 100। इस किताब में कई किस्सों पे हम बात नहीं कर सकते हैं ताकि आप भी पढ़ सकें। मसलन जिस किस्से ने मुझे बड़ा हिला दिया वो है हितेश का किस्सा। आपसे मिलने आने वाले थे और मगरमच्छ उनको खा गया। मगरमच्छ में वो मोदी जी के बहुत करीब थे, और वो मेरे साथ काम किया उन्होंने 2-4 महीने इलेक्शन पे। पहले मुझसे सीक्रेट रखा और इल्ज़ाम लगा कि CIA एजेंट है। हाँ, वो आपको सुनना पड़ा। हाँ, वो सुनना पड़ा। अच्छा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, जो बाद में उन्होंने खुद बताया। मैंने कहा बेटा तुमको बताने की जरूरत नहीं, मुझे बरोट मुझे ये मालूम था, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक था कि जितने ज़्यादा वोटर बने, किसको वोट दे रहे हैं वो हमारा मकसद कभी था ही नहीं, वोटर बनाना तो था ना। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के नौजवानों को वोटर बनाने के लिए वो आए। एंड इमेजिन ही एंड आई वर्क टुगेदर फॉर 3-4 मंथ्स। और वो बल्कि उन्होंने 3 किताबें खरीदी। उनका फ़ोन आया कि कुरैशी साहब मैं आ रहा हूँ, 3 दिन में 3 कॉपियाँ साइन करनी है, जिसमें एक मोदी जी को देनी है, एक उनकी अमेरिका में रहने वाली उनकी बहन है, और एक मैं अपने लिए करूँगा। वो आए, उसके बाद अगले दिन फ़ोन आता है कि जी वो बैड न्यूज़ के हितेश को तो मगरमच्छ नीचे ले गया और 5 मिनट में ऊपर लाया, तो उधर जा चुके थे। उनकी फैमिली अमेरिका से आई, वो मुझे पूरी मिलने आए, उनके माँ बाप, सिस्टर, वो तीनों किताबें वो लेके आए, तीनों साइन कराई। फिर वो उन्होंने जाके मोदी जी को एक दी किताब मेरी साइन। तो उस पर उन्होंने पूछा कि जी ये आप लोग कुरैशी को कैसे जानते हो? तो उन्होंने बताया कि भाई हितेश हमारा बेटा बहुत उनके करीब था वगैरह वगैरह, ये कन्वर्सेशन उन्होंने बताया। तो बहुत दुख हुआ, वरना उसके साथ, लड़के के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात
लाइफ लॉन्ग Young होने man, थे। हाँ। यंग मैन एंड ब्रिलियंट लॉयर था वो, एंड उसकी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी थी। उसने मेरी किताब में बड़ी अच्छी एडिटिंग की थी और आगे के लिए भी प्रॉमिस किया था कि ही विल बी हेल्पफुल टू मी। वो वक्त आ गया था जी, बट सैडली। जो आपकी माँ कहती थी कितनी कमाल की बात, घर से निकलते वक्त जाओ तो मैं अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह किया। का तो बहुत अब ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रक्षा करे। बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी सेगमेंट है पुस्तकालय का, जिसमें हम आने वाले मेहमानों से पूछते हैं कि कम से कम 5 किताबें, खासतौर पर उस विषय के इर्द गिर्द जिस पे उन्होंने लिखा है। कुरैशी साहब, आपने बहुत अध्ययन किया है, प्रोफेसर भी रहे हैं आप 2 बरस, और बोर्ड को आपने कहा भी था जिसने आपका सिलेक्शन किया था कि तुम तो आईएएस नहीं बन जाओगे ना, पर आपकी अपनी वजह थी ब्यूरोक्रेसी में जाने की। 5 किताबें अगर आप हमें ऐसी बता सकें जो हमें हमारे हिंदुस्तान को समझने में मदद करेंगी। फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी। दूसरा रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी। गांधी, बहुत अच्छी है। तीसरी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की। एक सुनील खिलनानी की आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया, जी, और एक फली नारिमन की अंडरस्टैंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमाल बहुत की अच्छी। और बल्कि अगर गुस्ताखी न जी समझे प्लीज। कि बहुत नम्रता से मैं कह रहा हूँ, मेरी जो किताब मैंने अनडॉक्यूमेंटेड वंडर मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, जिसकी वजह से मोदी जी ने भी मुझको इलेक्शन का जी, एक्सपर्ट माना जी, था, बिल्कुल। उसका 7वां एडिशन आया है अभी रिसेंटली, 7 एडिशन है। इंडियन इलेक्शन को अगर समझना है तो उस किताब की तो बड़ी तारीफ है। पुस्तकालय की इस बातचीत में इतना ही। इस बार की हमारी किताब है इंडिया एंड आई, जिसको लिखा है एस भाई कुरैशी साहब ने। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे किताबों के इर्द गिर्द, आपके तजुर्बों के इर्द गिर्द बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब आपकी बारी है। आपके सिरहाने कौन सी किताब है, आपकी नज़रों के सामने कौन सी किताब है, कौन सी किताब है जो इस वक्त आपके जहन पर हावी है, और कौन सी किताब है जिसको पढ़ने का आप इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें पुस्तकालय। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें, अपनी राय से अवगत करवाएं, इस वीडियो को शेयर करें और इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के साथ जुड़ें। हमने अपना सफ़र शून्य से शुरू किया है, आपके भरोसे से। भरोसा और संवाद कायम रहे। शुक्रिया।